चलिए स्टूडेंट, एक बार फिर सभी का स्वागत है, वेलकम है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केवीजी पर। और मैं हूं अमन शर्मा। और आज की जो क्लास रहने वाले स्टूडेंट बेहद इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। और अपना थ्योरी वाला कंसेप्ट पूरा हो चुका है और आज से हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं स्टूडेंट हम प्रैक्टिस। तो जैसे ही सभी स्टूडेंट्स को पता ही है कि प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बिना प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इंग्लिश को सीखने समझने के लिए आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देन उसके बाद आपको मिसलिनियस क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अगर तुम स्टार्टिंग में मिसलिनियस क्वेश्चन को ट्राई करोगे तो मुझे लगता नहीं कि आप क्वेश्चन को सही ढंग से कर पाओगे, क्योंकि आपको यही नहीं पता होगा कि सेंटेंस में नाउन की गड़बड़ी है या एडजेक्टिव गड़बड़ी है, नाउन की गड़बड़ी है, वर्ब की गड़बड़ी है। तो कभी भी आपने स्टार्टिंग से मिसलिनियस क्वेश्चन नहीं लगाने हैं। सबसे पहले अपने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन को खत्म करना है, देन उसके बाद मिसलिनियस क्वेश्चन को खत्म करना है। चलिए स्टूडेंट, बिना देरी किए हुए हम अपने सेशन को शुरुआत करते हैं, हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट नाउ। मैंने आपको कल स्टूडेंट 12 क्वेश्चंस, और मैं आपको पहले बता देता हूं भाई, अपने 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। और मैंने आपको 4 क्वेश्चंस दिए थे बेटा होमवर्क में। एक था 12, एक था 13, एक था 14 और आई थिंक 15 भी था आपका। तो आपने इन क्वेश्चनों के क्या करने हैं, आंसर बताने हैं। चलिए स्टूडेंट, जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चंस के आंसर बताइए। द रेडियो सिग्नल वाज सेंड टू द स्पेसक्राफ्ट। मुझे लग रहा है 12 हो चुका है बेटा, 12 हो चुका है। बाकी कोई बात नहीं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओके ओके, चलिए ओके ओके ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। द रेडियो सिग्नल वाज सेंड टू द स्पेसक्राफ्ट। देखो भाई स्टूडेंट्स, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब जैसे यहाँ पर एक वर्ब लिखा है स्टूडेंट सेंट, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या ये सेंट वर्ब का डूअर रेडियो सिग्नल हो सकता है? क्या रेडियो सिग्नल इस वर्ब का डूअर हो सकता है? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बेटा सेंड करने वाला रेडियो सिग्नल थोड़ी है, सेंड करने वाला कोई पर्सन होगा। रेडियो सिग्नल को तो सेंड किया गया होगा। अगर रेडियो सिग्नल को सेंड किया गया होगा तो हमें पर सेंटेंस में कैसा मीनिंग चाहिए, एक्टिव या पैसिव? तो आप बोलोगे सर हमें सेंटेंस में मीनिंग चाहिए पैसिव। अगर पैसिव मीनिंग चाहिए तो बेटा बी की फॉर्म के बाद आपने हमेशा वर्ब की कैसी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म बेटा सेंड होती है, सेंट होती है, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा सेंट। ये रेडियो सिग्नल वाज सेंट टू द स्पेसक्राफ्ट। 13 क्वेश्चन का आंसर बताना स्टूडेंट। सम पीपल हैवंट इनफ करेज टू फेस द चैलेंज मेनफुली। सम पीपल हैवंट इनफ करेज टू फेस द चैलेंज मेनफुली। 13 क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? कल हमें नोट के बारे में डिस्कशन किया था स्टूडेंट की जो नोट होता है नी, इसका हम सेंटेंस में यूज करते हैं मेन वर्ब से पहले, हाँ या ना? नोट का यूज हम सेंटेंस में मेन वर्ब से पहले करते हैं। अगर मेन वर्ब से पहले करते हैं तो मेन वर्ब तो इसके बाद लिखी नहीं हुई, क्योंकि बेटा इसके बाद लिखा हुआ है इनफ करेज। और इनफ यहाँ पर क्या है बेटा, डिटरमिनर है। एनफ एडवर्ब भी होता है, लेकिन यहाँ पर ये डिटरमिनर है। डिटरमिनर क्यों है स्टूडेंट? क्योंकि इसके बाद करेज नाउन लिखा हुआ है, और नाउन को हमेशा कौन डिटरमाइन करते हैं, डिटरमिनर। तो एनएफ यहाँ पर डिटरमिनर हो गया, अब एडवर्ब होगा नहीं ये। अगर डिटरमिनर हो गया तो यहाँ पर जो बेटा ये है वह नहीं, हेल्पिंग वर्ब भी है, क्योंकि बेटा जो नोट है, नोट हमेशा मेन वर्ब से पहले लिखना पड़ता है। या तो अपनी तरफ से बेटा यहाँ पर कोई ना कोई मेन वर्ब लिख दो कि सम पीपल हैव नॉट गोट इनफ करेज टू फेस द चैलेंज मेनफुली, मीन्स या तो अपनी तरफ से यहाँ पर बेटा कोई ना कोई मेन वर्ब लिख दो। यहाँ पर गेट की थर्ड फॉर्म गोट लिख दो बेटा। नहीं, इस सेंटेंस को सही करने का बेटा एक और तरीका है। इस सेंटेंस को अगर आप सही करना चाहो तो बेटा इस सेंटेंस को ऐसे भी सही कर सकते हो कि यहाँ पर जो हैव हेल्पिंग वर्ब बने बेटा इसको मेन वर्ब बना दो, और इससे पहले बेटा किसकी फॉर्म लिख देंगे, डू की फॉर्म। अब जैसे कि सभी स्टूडेंट को पता है कि यहाँ पर जो सम पीपल लिखा हुआ बेटा ये सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमें यहाँ पर डज नहीं किसका यूज करेंगे बेटा, डू का। तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा बेटा डू नॉट हैव। येलो दिखाई नहीं दे रहा बिल्कुल भी। चलिए भाई, अगर येलो दिखाई नहीं दे रहा तो मैं एक बार कलर चेंज कर देता हूँ। अगर येलो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा तो हम कलर चेंज कर देते हैं भाई। तो इस क्वेश्चन का एक और जो सही आंसर होने वाला है, तो क्या ये दिखाई देगा? एक बार देख लेना बेटा, ये दिखाई देगा। चलिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट, इस सेंटेंस का एक और आंसर सही हो सकता है बेटा, हो सकता है डोंट हैव या डू नॉट हैव, जो भी आप लिखना चाहो। तो इस सेंटेंस को तुम ऐसे भी सही कर सकते हो। चलिए स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होना चाहिए? दीज चिल्ड्रंस हैव मेड ए मिस्टेक अगेन।
वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, एक बार खुद ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को करने का। द चिल्ड्रन हैव मेक्ड ए मिस्टेक अगेन। एक मैं आपसे बेटा एक वर्ब पूछना चाहता हूँ, मेक। मैं आपसे बेटा मेक वर्ब पूछना चाहता हूँ, और जो मेक वर्ब होती है बेटा, ये वर्ब की कैसी फॉर्म होती है? आप बोलो सर मेक होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कैसी फॉर्म होती है बेटा? फर्स्ट फॉर्म। अगर हम इसकी सेकंड फॉर्म की बात करते हैं बेटा, तो मेक की सेकंड फॉर्म होती है मेड। क्या होती है? मेड होती है बेटा इसकी सेकंड फॉर्म। और अगर थर्ड फॉर्म की भी बात करें बेटा, वो भी क्या होती है? वो भी मेड होती है। तो याद रखना बेटा, जो मेक वर्ब होती है इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बेटा मेड होती है। क्या होती है? मेड होती है, मेक्ड नहीं होती है। तो यहाँ पर जो हैव है बेटा, ये हैव यहाँ पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की कैसी फॉर्म लिखते हैं? थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म बेटा, मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? आप बोलो सर मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड। क्या होती है बेटा? मेड होता है, मेड। तो यहाँ पर मेक्ड मत यूज कीजिए बेटा, यहाँ पर यूज कीजिए मेड। तो बेटा 14 क्वेश्चन में यहाँ पर मेड आंसर आएगा। चलिए बहुत बढ़िया। एक बार 15 क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए। एक बार 15 क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़िए, और लैंग्वेज को पढ़ने के बाद मुझे 15 क्वेश्चन का आंसर बताओ। ही बिगन हिज पॉलिटिकल करियर एज ए स्टूडेंट। किसी को बेटा एज ए स्टूडेंट में तो नहीं गड़बड़ी लग रही? क्या किसी भी स्टूडेंट को एज ए स्टूडेंट में गड़बड़ी लग रही है क्या? देखो मैं इस बात को समझाता हूँ, देखो मैं समझाता हूँ बेटा। एक वर्ब होती है बेटा BEGIN, बिगिन। जो बिगिन होता है बेटा, ये होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर सेकंड फॉर्म की बात करें बेटा, वो होता है BEGAN। तो BEGAN बेटा वर्ब का कैसा फॉर्म होता है? सेकंड फॉर्म होता है। अगर हम थर्ड फॉर्म की बात करें बेटा, थर्ड फॉर्म क्या होता है? BEGUN। तो ये होता है बेटा वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है। तो अगर हम सेंटेंस को स्टार्टिंग से डिस्कस करके ही बिगन, अगर जैसे यहाँ पर ही लिखा बेटा, और ही के बाद लिखा बेटा बिगन, बिगन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और जैसे कि सभी स्टूडेंट को पता है बेटा, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है वो बिना हेल्पिंग वर्ब के बिना आता नहीं है। वर्ब की थर्ड फॉर्म बेटा बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता है। अगर बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता है, तो यहाँ पर बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना क्या लाजमी होगा? नहीं। तो हमें यहाँ पर वर्ब की कैसी फॉर्म चाहिए बेटा? सेकेंड फॉर्म। कैसी फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। और सेकेंड फॉर्म क्या होती है बेटा? BEGAN। तो यहाँ पर यूज करें बेटा BEGAN। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बेटा, क्या यहाँ पर एज ए स्टूडेंट बिल्कुल सही हो सकता है? बस वही देखना बेटा कि आपको यहाँ पर व्हाट का रिप्लाई चाहिए है, या होम या हाउ का रिप्लाई चाहिए है। डिस्कस किया था ना कंसेप्ट। अगर आपको व्हाट का रिप्लाई चाहिए है तो हम वहां पर एज का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको सेंटेंस में हाउ का रिप्लाई की नीड है तो हम वहां पर एज का प्रयोग करेंगे। तो हमें इस वर्ब के बाद व्हाट का रिप्लाई चाहिए? हाउ का। ही बिगेन हिज पॉलिटिकल करियर। भाई उसने अपना पॉलिटिकल करियर क्या किया? शुरू किया। हाउ? कैसे शुरू किया भाई? अगर शुरू किया तो हाउ कैसे शुरू किया? एज ए स्टूडेंट। अगर हाउ का रिप्लाई चाहिए तो बेटा यहाँ पर एज ए स्टूडेंट क्या बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन हमें डिस्कस किए थे बेटा कि अगर व्हाट का रिप्लाई की जरूरत होगी तो व्हाट का रिप्लाई हमेशा ही ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा तो एज नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको सेंटेंस में हाउ का रिप्लाई की नीड है तो एज लिखना बिल्कुल सही होगा। बहुत बढ़िया बेटा। 16 क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। आयरन इज बिटन एंड फ्लैटन इनटू थिन शीट्स बिफोर इट बिकम्स स्टील। अब देखो इस सेंटेंस में बेटा एंड लिखा हुआ है। अगर हम एंड की बात करें बेटा, एंड यहाँ पर कंजंक्शन है, और एंड होता है बेटा अपना क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। ये सेम रैंक सेम टाइप के स्ट्रक्चर को जोड़ता है। और यहाँ पर इस सेंटेंस में जो हमने वर्ब यूज किया बेटा, इस सेंटेंस में जो हमने वर्ब यूज किया बेटा, एक तो वर्ब यूज किया बेटा फ्लैटन और एक यूज किया बेटा बिटन। ये दोनों मेन वर्ब है। और इससे पहले बेटा हमें हेल्पिंग वर्ब यूज कर रखी है बी की। और बी की फॉर्म के बाद अगर सेंटेंस में अगर उसके बाद थर्ड फॉर्म लिखते हैं तो वो सेंटेंस एक्टिव होता है पैसिव होता है? पैसिव होता है। और हमें पैसिव मीनिंग की भी जरूरत है बेटा। क्यों जरूरत है? क्योंकि बेटा यहाँ पर जो आयरन है ना, आयरन, तो आयरन यहाँ पर क्या बेटा? सब्जेक्ट है। आयरन यहाँ पर क्या बेटा? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का मतलब है कि ये इस वर्ब का डूअर है। ये इस वर्ब का डूअर है कि आयरन इज बिटन। कि क्योंकि बेटा बीट करने वाला कौन है? कोई और है? आयरन है। कोई और है, क्योंकि बीट किसको किया जाएगा? आयरन को। आयरन थोड़ी बीट करेगा। क्या इस फ्लैट वर्ब का डूअर बेटा आयरन हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो हमें यहाँ पर भी मीनिंग कैसा चाहिए? एक्टिव या पैसिव? पैसिव। तो हमें यहाँ पर भी मीनिंग पैसिव चाहिए, यहाँ पर भी मीनिंग पैसिव चाहिए है। और हमें पैसिव का मतलब ये है बेटा, इस बी की फॉर्म के बाद हमें यहाँ पर वर्ब की कैसी फॉर्म चाहिए है? थर्ड। और हमें यहाँ पर बेटा कैसी फॉर्म चाहिए है?
थर्ड। अब जैसे बीट की बेटा सेकंड फॉर्म बेटा बिटन होती है, सॉरी बीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बिटन होती है, बीट बीट बिटन। तो जो बिटन होती है बेटा वर्ब की कैसी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं फ्लैट की बात करूं बेटा, फ्लैट की, इस बात को थोड़ा समझिएगा। जो फ्लैट वर्ड होता है बेटा, फ्लैट वर्ड होता है, याद रखना ये वर्ड होता है बेटा एडजेक्टिव का। किसका वर्ड होता है, एडजेक्टिव का वर्ड होता है। पहली बात तो ये ध्यान में रखना बेटा, ये एडजेक्टिव का वर्ड होता है। अगर इस फ्लैट वर्ड में या फिर मोस्ट ऑफ ऐसे एडजेक्टिव, अगर बेटा उनमें हम en को ऐड कर देते हैं, किसको ऐड कर देते हैं, en को, तो वो बेटा एडजेक्टिव से क्या बन जाते हैं, वर्ब बन जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं बेटा फ्लैटन की, किसकी बात करूं बेटा, फ्लैटन की बात करूं बेटा, फ्लैटन हमारा वर्ब बन गया। लेकिन ये वर्ब तो बन गया, लेकिन वर्ब की कैसी फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन अगर आप इसको सेकंड और थर्ड फॉर्म में चेंज करना चाहते हो तो फिर आपने इसके लास्ट में बेटा क्या ऐड करना पड़ेगा, ईडी को ऐड करना पड़ेगा। किसको ऐड करना पड़ेगा, ईडी को। तो अगर मैं आपसे बात करूं बेटा फ्लैटन, तो फ्लैटन होगी फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा फ्लैटेंड की, तो फ्लैटेंड हमारी वर्ब की कैसी फॉर्म हो जाएगी, सेकंड फॉर्म। तो फ्लैटेंड सेकंड फॉर्म भी होता है बेटा, और फ्लैटेंड जगह नहीं है बेटा, इसलिए मैं इसको हम क्या मान लेंगे, थर्ड फॉर्म। तो फ्लैटन बेटा फर्स्ट फॉर्म होता है, फ्लैटन कैसी फॉर्म होती है, लेकिन हमें यहाँ पर कैसी फॉर्म चाहिए बेटा, थर्ड फॉर्म। अगर थर्ड फॉर्म चाहिए है तो फ्लैटन तो फर्स्ट फॉर्म है, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, इसकी थर्ड फॉर्म होती है फ्लैटेंड। क्या होती है बेटा, इसकी थर्ड फॉर्म होती है फ्लैटेंड। तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, फ्लैटेंड का यूज करेंगे, इस बात को ध्यान में रखना। चलिए भाई, अब एक बार 17 क्वेश्चन का आंसर बताइए। एक बार 17 क्वेश्चन को रीड कीजिए। 17 क्वेश्चन को रीड करने के बाद आंसर बताओ। सी लेड ऑन हर बैक एंड लुक्ड अप एट द स्काई। एक बार आप 17 क्वेश्चन को रीड करो, और 17 क्वेश्चन को रीड करने के बाद मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। सी लेड ऑन हर बैक एंड लुक्ड अप एट द स्काई। इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ी है, सी लेड ऑन हर बैक एंड लुक्ड अप एट द स्काई। देखिए बेटा, पहले आपको ये देखना है बेटा कि हमें सेंटेंस में ट्रांसिटिव वर्ब की नीड है, इंट्रांसिटिव वर्ब की नीड है। अब जैसे यहां पर बेटा लेड लिखा हुआ है, ठीक, इस लेड के बाद क्या लिखा हुआ है बेटा, ऑन। ऑन यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हम क्या लिखते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट। और जब हम प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा किसके होते हैं बेटा, इस प्रीपोजिशन के होते हैं, है ना। तो हमें यहाँ पर कैसी वर्ब चाहिए बेटा, हमें यहाँ पर चाहिए है इंट्रांसिटिव वर्ब। दूसरा पॉइंट ये देखना बेटा कि हमें यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, सेकंड फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए। मतलब आपको ये देखना है कि लिखा गया सेंटेंस बेटा प्रेजेंट का है, पास्ट का या फ्यूचर का है। अब जैसे इस लुक से पता लग गया बेटा, लुक्ड अप, लुक्ड अप यहाँ पर वर्ब की कैसी फॉर्म है बेटा, सेकंड फॉर्म है। और एंड यहाँ पर कैसा कंजंक्शन है बेटा, क्यूमुलेटिव। और क्यूमुलेटिव ऐसा कंजंक्शन होता है बेटा जो सेम रैंक सेम टाइप के स्ट्रक्चर को जोड़ने का काम करता है। एंड एक ऐसा कंजंक्शन होता है बेटा जो सेम रैंक सेम टाइप के स्ट्रक्चर को जोड़ने का काम करता है। अगर ये स्ट्रक्चर बेटा पास्ट इंडेफिनिट का है तो ये स्ट्रक्चर भी किसका बेटा, पास्ट इंडेफिनिट का है। तो यहां पर भी हमें वर्ब की कैसी फॉर्म चाहिए है, यहां पर भी बेटा हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए है। और सेकंड फॉर्म में इंट्रांसिटिव वर्ब कौन सी होती है, आप बोलोगे सर सेकंड फॉर्म में इंट्रांसिटिव वर्ब होती है ले। क्या होती है बेटा, ले होती है, ले। और ये हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे हमें डिस्कस किया था बेटा लाई ले लेन, ले लेड लेड, ले लेड लेड बेटा ट्रांसिटिव वर्ब होती है, और लाई ले लेन तुम्हारी इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। तो हमें यहाँ पर सेकंड फॉर्म चाहिए बेटा इंट्रांसिटिव वर्ब की। तो इंट्रांसिटिव वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है बेटा ले। क्या होती है, ले होती है। अगर ये बात समझ में आ गई तो मुझे एक बार 18 क्वेश्चन का आंसर बताइए। एक बार इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। अब एक बार आप 18 क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टूडेंट, कमल इज एंड विल डू हिज वर्क सिंसियरली फॉरएवर। कमल इज एंड विल डू हिज वर्क सिंसियरली फॉरएवर। एक बार इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। ये तो बीमार हो गया, उसको पता नहीं क्या दिक्कत है, उस मुझे मिला ही नहीं बिल्कुल भी हो। ये तो अभी बोल के गया कि सर मैं बीमार हो गया, मैं इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखूंगा आज। वो पता नहीं, वो सनी कौन, ये बीमार हो रहा है, ये दिक्कत होगी इसको। वो आज मुझे दिखा नहीं, पता कहाँ चला गया वो। तुम्हें दिखा आज वो, क्या नाम उनका, हाँ अभिषेक। अभिषेक तो आज मुझे मिला ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। वैसे मिल जाता था मुझे वो, आज पता नहीं कहाँ चला गया वो। चलो मिलता हूँ मैं उससे, शायद बीमार हो भाई, मिलने एक बार जरूर है, मिलूंगा जरूर। चलिए बेटा, कमल इज एंड विल डू हिज वर्क सिंसियरली फॉरएवर। देखो बेटा, अब यहाँ पर बेटा एंड लिखा हुआ है, एंड। एंड सबको पता बेटा, एंड हमारा होता है कंजंक्शन। क्या होता है, एंड बेटा हमारा होता है कंजंक्शन। ये कंजंक्शन है, पहली बात तो ये जानो बेटा कि ये एंड कंजंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा इज लिखा हुआ है, यहाँ पर विल लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर बेटा विल हेल्पिंग वर्ब है
अगर ये विल हेल्पिंग वर्ब है तो हम इसको भी क्या मानेंगे बेटा, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद बेटा डू लिखा हुआ है, डू यहाँ पर क्या बेटा, मेन वर्ब है। और सबको पता है बेटा विल हो या सेल हो या कैन हो या कुड हो या मे हो या माइट हो, इसके बाद हमेशा वर्ब की कैसी फॉर्म आती है बेटा, फर्स्ट फॉर्म। कैसी फॉर्म आती है? लेकिन इसके बाद तो तुम बेटा फर्स्ट फॉर्म नहीं लिख सकते, इसके बाद तो तुम फर्स्ट फॉर्म है नहीं लिख सकते। अगर बेटा इज एम आर सेंटेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जाए, इज एम आर सेंटेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जाए, तो बेटा इसके बाद तो हमेशा कौन सी फॉर्म लिखनी पड़ती है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। कौन सी फॉर्म लिखनी पड़ती है बेटा, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। और डू की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म क्या होती है बेटा, आप लोग सर डू की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है डूइंग। क्या होती है, डूइंग होती है। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे बेटा, हमें इस सेंटेंस को लिखना पड़ेगा कमल इज डूइंग। तो हमें यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा बेटा, डूइंग यूज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर यूज करो बेटा डूइंग। मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा कमल इज, तो इस सेंटेंस को ऐसे लिखो बेटा कि कमल इज डूइंग एंड विल डू, कि कमल कर रहा है, एंड विल डू कि कमल करेगा, क्या करेगा, हिज वर्क अपना काम। लेकिन कैसे करेगा, सिंसियरली फॉर एवर, है ना। तो इस सेंटेंस को हम ऐसे करेंगे बेटा। अब 19 क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई, जो भी स्टूडेंट अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो 19 क्वेश्चन का आंसर बताओ। 19 क्वेश्चन को रीड करो, 19 क्वेश्चन का मुझे आंसर बताओ बेटा कि वी हैव ऑलवेज एंड शैल ऑलवेज बी विद अवर फ्रेंड्स। अब ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो एक बार मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कि वी हैव ऑलवेज एंड शैल ऑलवेज बी विद आवर फ्रेंड्स। एक बात बताओ बेटा, यहां पर भी ऑलवेज लिखा बेटा, यहां पर भी ऑलवेज लिखा है, बताने की जरूरत नहीं है बेटा। ये दोनों एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, दोनों एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होते हैं। और एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होते हैं ये हमेशा ही मेन वर्ब से पहले यूज किए जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर जो सेल है बेटा, सेल, अगर मैं सेल की बात करूँ तो सेल यहाँ पर कैसी वर्ब है बेटा, सेल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। कैसी वर्ब है बेटा, सेल हेल्पिंग वर्ब है। विल हो या सेल हो, जब ये हेल्पिंग वर्ब होती है तो बेटा इसके बाद हमेशा क्या लिखना पड़ता है, मेन वर्ब। लेकिन वो मेन वर्ब हमेशा वर्ब की कैसी फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अब यहाँ पर भी ऐसा सीन है बेटा कि यहाँ पर हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन हैव हेल्पिंग वर्ब है तो हैव की फॉर्म के बाद तो फर्स्ट फॉर्म नहीं आता, हैव की फॉर्म के बाद हमेशा वर्ब की कैसी फॉर्म आता है बेटा, थर्ड फॉर्म आता है। कैसी फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म आता है। लेकिन थर्ड फॉर्म लिखेंगे, लेकिन किसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे बेटा, बी का। किसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा, बीन। क्या होता है, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा बेटा बीन। तो इस सेंटेंस को ऐसे सही करना पड़ेगा कि वी हैव ऑलवेज बीन। कैसे सही करोगे, वी हैव ऑलवेज बीन एंड शैल ऑलवेज बी विद आवर फ्रेंड्स। बात समझ में आई कि नहीं आई, इस बात को ध्यान में रखना कि भाई हम अपने दोस्त के साथ हैं और हम आगे भी रहेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब एक बार मुझे 20 क्वेश्चन को आंसर डिस्कस करके बताओ भाई। इट हैज एंड मे हर्ट अस मोर इन द फ्यूचर। एक बार आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 एक बार खुद ट्राई कीजिए, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि इट हैज एंड मे हर्ट अस मोर इन द फ्यूचर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो बेटा, वही सेम कहानी बेटा कि एंड की बात करें तो एंड हमारा कंजंक्शन होता है। क्या होता है बेटा, कंजंक्शन होता है। और ये कंजंक्शन बेटा किसको जोड़ रहा है, ये दो हेल्पिंग वर्ब को जोड़ रहा है। हैज भी हेल्पिंग वर्ब है बेटा और मे भी हेल्पिंग वर्ब है। और हर्ट बेटा यहाँ पर मेन वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब तो है, लेकिन ये वर्ब की कैसी फॉर्म है बेटा, ये फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म क्यों है, क्योंकि बेटा मे हमारा होता है मोडाल्स, और मोडाल्स के बाद हम हमेशा वर्ब की कैसी फॉर्म लिखते हैं, फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। लेकिन जैसे कि आप सभी स्टूडेंट को पता ही होगा कि जो हर्ट वर्ब होती है बेटा, हर्ट की फर्स्ट फॉर्म और हर्ट की सेकेंड फॉर्म और हर्ट की थर्ड फॉर्म वो क्या रहती है बेटा, सेम रहती है। जो हर्ट होता है ना बेटा, इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म क्या रहती है, सेम रहती है। अगर हर्ट की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सेम रहती है तो क्या गड़बड़ी होगी बेटा, तो हम यहाँ पर दोनों के लिए, तो हर्ट दोनों के लिए कॉमन नहीं कर सकते। यहाँ पर जो हर्ट मेन वर्ब बेटा, इन दोनों हेल्पिंग वर्ब के लिए कॉमन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए अगर लिखोगे तो बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी पड़ेगी। लेकिन हैज के बाद तो हमेशा वर्ब की कैसी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। अगर आप इसके बाद थर्ड फॉर्म लिखोगे नहीं तो इसके बाद आपको थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। और हर्ट की बेटा थर्ड फॉर्म क्या होती है, भले ही हर्ट की थर्ड फॉर्म बेटा हर्ट ही होती हो, लेकिन आपको लिखना ही पड़ेगा। तो इस सेंटेंस को ऐसे सही करेंगे बेटा कि इट हैज हर्ट, क्या कह रहे हैं बेटा, इट हैज हर्ट एंड मे बी हर्ट अस मोर इन द फ्यूचर। तो यहां पर बेटा इस हैज की फॉर्म के बाद बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी, और भले उसकी थर्ड फॉर्म हर्ट होती हो, वो दोनों के लिए कॉमन नहीं हो सकती। ये सेंटेंस तब सही हो सकता था बेटा अगर यहां पर हैज हेल्पिंग वर्ब ना होकर कोई और मॉडल होता, इट कैन एंड मे हर्ट। तो यहां पर बेटा जो है हर्ट मेन वर्ब होती है बेटा, फर्स्ट फॉर्म होती है, दोनों के लिए क्या हो जाती, कॉमन। क्या हो जाती, कॉमन। फिर दोबारा से हर्ट लिखने की जरूरत नहीं होती। अब मुझे 21 क्वेश्चन का आंसर बताओ।
अब मुझे बेटा 21 क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये सारी बातें समझ में आई? एक मिनट इसको साफ कर देता हूँ बेटा, आप बोलो क्या बोल रहे हो। हाँ बेटा, हर्ट बेटा, हाँ ये लिखा हुआ हर्ट, बोल। हाँ बेटा। हम्म, आप खुद बताओ बेटा, मैं तुम्हारा मोडाल्स होता है, मोडाल्स के बाद हमेशा वर्ब की कैसी फॉर्म आती है? फर्स्ट। ये तो इसके लिए होगा। लेकिन अगर हैज हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा हैज, जब हेल्पिंग वर्ब होता है तो इसके बाद वर्ब की कैसी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। अब इसको तो तुम थर्ड फॉर्म मान नहीं सकते, भले ही सेम होता हो, क्योंकि ये वर्ब की कैसी फॉर्म बेटा, तो इसके लिए अलग से लिखनी पड़ेगी, नहीं लिखनी पड़ेगी थर्ड फॉर्म। और भले इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो, सेम हो, क्योंकि यहां पर भी हर्ट है और यहां पर भी हर्ट है। दोनों में डिफरेंस क्या बेटा, ये हर्ट है फर्स्ट फॉर्म और ये हर्ट है थर्ड फॉर्म। बात समझ में आएगी नहीं आई? ये ध्यान में रखना। अब 21 क्वेश्चन का आंसर बताओ। 21 क्वेश्चन का आंसर बताओ। जैसन नोज ए लॉट अबाउट स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एटसेट्रा एंड ऑफन प्रेडिक्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा 21 का। जैसन नोज ए लॉट अबाउट स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट एटसेट्रा एंड ऑफन प्रेडिक्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन। जैसन वो जानता है किसके बारे में, स्टार्स, प्लैनेट, सैटेलाइट्स के बारे में जानता है, एंड ऑफन प्राय वो प्रिडिक्ट करता है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कि आगे क्या होने वाला है, उसके बारे में प्रिडिक्ट करता है। चलिए बेटा, छोटी सी बात है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। जैसे एक बात बताओ बेटा मुझे कि नोज ए लॉट अबाउट स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एटसेट्रा, तो क्या मैं इसको प्रेडिकेट नहीं बोल सकता भाई? प्रेडिकेट क्या होते हैं बेटा, सेंटेंस में पढ़ा था, प्रेडिकेट वो होते हैं जो वर्ब से स्टार्ट हो, हाँ है ना। इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट कौन है बेटा, इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट है जैसन। कौन है? जैसन। उसी प्रकार से बेटा प्रिडिक्ट यहाँ पर वर्ब है, अगर प्रिडिक्ट वर्ब है तो क्या मैं इसको प्रेडिकेट नहीं बोल सकता? बोलो, क्या मैं इसको प्रेडिकेट नहीं बोल सकता? आप बोलो सर बिल्कुल बोल सकते हो, ये भी प्रेडिकेट ही है, ये भी प्रेडिकेट ही है। ये प्रेडिकेट नंबर बेटा 1 है और ये प्रेडिकेट नंबर 2 है, और दोनों प्रेडिकेट को किसके साथ जोड़ा गया बेटा, एंड कंजंक्शन के साथ जोड़ा गया, तो ये एंड कंजंक्शन है। एंड क्या है? कंजंक्शन है। अगर एंड कंजंक्शन है तो आप खुद बताओ बेटा, इस प्रेडिकेट का भी सब्जेक्ट कौन है? अगर मैं फर्स्ट प्रेडिकेट की बात करूं बेटा, तो फर्स्ट प्रेडिकेट का भी सब्जेक्ट कौन है? आप बोलो सर फर्स्ट प्रेडिकेट का सब्जेक्ट भी कौन है? जैसन है। और बेटा इस प्रिडिक्ट जो वर्ब है बेटा, इस प्रेडिकेट का भी सब्जेक्ट कौन है बेटा? जैसन है। और जैसन कैसा सब्जेक्ट है बेटा, सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर है। अगर जैसन सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट आता है, प्रिडिक्ट्स आता है, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा बेटा प्रिडिक्ट्स, ऐसा लगाना पड़ेगा बेटा, क्योंकि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लिखनी पड़ेगी? सिंगुलर लिखनी पड़ेगी। तो इस सेंटेंस को ऐसे करेंगे बेटा कि जैसन नोज ए लॉट अबाउट स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एटसेट्रा एंड ऑफन प्रिडिक्ट्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन। इस सेंटेंस को हमें ऐसे सही करना पड़ेगा। यहाँ तक बताओ बेटा किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो। हम कर चुके बेटा 21 क्वेश्चन और हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा। तो चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। तो मुझे लगा इस सीट पे 25 है, फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। चलिए भाई, एक बार इन क्वेश्चन के आपने आंसर बताने हैं। कितने हो गए बेटा आपने? 21 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आप किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो बेटा, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप 22 क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा कि आई एम नॉट वेल बट इज ट्राइंग हार्ड टू फिनिश द प्रोजेक्ट इन टाइम। आप मुझे बेटा 22 क्वेश्चन का आंसर बताओ। आप लोग मुझे 22 क्वेश्चन का आंसर बताओ। 22 क्वेश्चन क्या बेटा? आई एम नॉट वेल बट इज ट्राइंग हार्ड टू फिनिश द प्रोजेक्ट इन टाइम। सेम ही बेटा, कोई मुश्किल नहीं है। आई एम नॉट वेल बट इज ट्राइंग, देखो बेटा यहाँ पर जो बट है नहीं, बट यहाँ पर भी कंजंक्शन है, और कंजंक्शन का काम बेटा जोड़ना होता है। ये जोड़ रहा है, ये जोड़ रहा है बेटा इस वर्ब को, और ये जोड़ रहा है बेटा इस वर्ब को। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर जो एम है बेटा, ये भी कैसी वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है। इज है बेटा, ये भी कैसी वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है। और इन हेल्पिंग वर्ब के लिए बेटा दोनों कॉमन वर्ब यूज करके बेटा ट्राइंग, जो ट्राइंग वर्ब है ना बेटा, ये इसके लिए भी हेल्पिंग वर्ब है, और ट्राइंग बेटा इस एम के लिए भी हेल्पिंग वर्ब है। अब आप खुद बताओ बेटा, जो यहाँ पर बेटा इन दोनों के लिए जो सब्जेक्ट है ना बेटा, वो सब्जेक्ट कौन है? आई। और आई के अकॉर्डिंग हम क्या लिखते हैं बेटा? एम। अगर आई के अकॉर्डिंग एम लिखते हैं तो हम यहाँ पर क्या लिखे बेटे? हम यहाँ पर क्या लिखे बेटे? इज। तो हम यहाँ पर भी क्या लिखना चाहिए था? क्या लिखना चाहिए था बेटा? एम। तो इस सेंटेंस को ऐसे लिखो बेटा, आई एम नॉट वेल
बट आई एम ट्राइंग हार्ड टू फिनिश द प्रोजेक्ट इन टाइम, है ना। ये व्यक्ति बोल रहा है कि आई एम, देखो यहाँ पर भले ट्राइंग नहीं लिखा है, ये ट्राइंग बेटा दोनों के लिए कॉमन हो गया। इसका मतलब हो गया आई एम नॉट ट्राइंग वेल, भाई मैं अच्छे से ट्राई नहीं कर रहा, बट आई एम ट्राइंग हार्ड टू फिनिश द प्रोजेक्ट इन टाइम, भाई मैं इस चीज़ को ट्राई कर रहा हूँ समय, इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के लिए समय से पहले मैं ये कोशिश करूंगा, भाई इस प्रोजेक्ट को मैं कब खत्म करूं, समय से पहले। यहाँ पर लिखा बेटा इन टाइम, इन टाइम हम यूज करते हैं बेटा बिफोर एक्शंस, ऐसे एक्शंस जो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे खत्म होते हैं, लेकिन आप उस एक्शन को, उस डेडलाइन, उस पर्टिकुलर पॉइंट से पहले आप खत्म करने की कोशिश करते हैं, तो हम वहाँ पर इन टाइम का यूज करते हैं। तो आई एम नॉट वेल बट आई एम ट्राइंग टू फिनिश द प्रोजेक्ट इन टाइम, क्योंकि बेटा यहाँ पर जो आई है ना, एक बार फिर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जो आई है ना बेटा, इन दोनों हेल्पिंग वर्ब के लिए यही सब्जेक्ट है, तो आई के कोडिंग बेटा एम आता है, ये तो एम लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर तो इज लिखा हुआ है, लेकिन आई के कोडिंग इज नहीं आता बेटा, आई की कोडिंग क्या आता है, एम आता है। मुझे 23 क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा एक बार रीड करके। आई एम रेस्टिंग एट होम एंड इज रीडिंग ए बुक इज ऑस्कर वाइल्ड, सेम ही क्वेश्चन है बेटा, कुछ अलग नहीं है। जो 23 क्वेश्चन है बेटा सेम ही है, इज की जगह एम आएगा, बहुत बढ़िया, इज की जगह एम आएगा। एम इसलिए आएगा बेटा क्योंकि बेटा रीड करने वाला भी कौन है, आई है, रीड करने वाला भी कौन है बेटा, आई है, रेस्ट करने वाला भी कौन है बेटा, आई है, तो आई के कोडिंग यहाँ पर क्या लिखा बेटा, एम, अगर आई के कोडिंग एम है बेटा, यहाँ पर भी क्या आएगा, एम आएगा, बहुत बढ़िया। 24 क्वेश्चन को रीड करो, आंसर बताओ, 24 क्वेश्चन को रीड करो, एक बार आंसर बताओ। हिज नेम इज सिद्धार्था बट एवरीवन कॉल्स हिम एज सिद्ध, अब बताओ बेटा, हिज नेम इज सिद्धार्थ, उसका नाम सिद्धार्थ है, एवरीवन कॉल्स हिम, कि सभी उसको पुकारते हैं, वट, क्या पुकारते हैं सभी बेटा उसको। अगर वट का रिप्लाई चाहिए तो वट का यहाँ पर क्या हो गया, रिप्लाई सिद्ध हो गया। अगर सिद्ध हो गया तो क्या हम इसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं, अगर हम इसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे तो क्या इसके साथ एज का प्रयोग होगा, होगा नहीं होगा, नहीं होगा बेटा। हाउ का रिप्लाई होगा तो बेटा तब एज का प्रयोग होगा नहीं, तो हमें पर वट का रिप्लाई चाहिए है, और वट का रिप्लाई जो होते हैं बेटा वो होते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते तो बेटा यहाँ पर एज का यूज मत करो। अगर 24 क्वेश्चन समझ में आए तो बेटा 25 क्वेश्चन का आंसर बताओ, फटाफट करना है बेटा, क्वेश्चन ज्यादा क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्योंकि बेटा हमारा जो भी थ्योरी वाला पॉइंट है ना वो सब हो चुका है, और इन क्वेश्चन के आंसर आपने बताने चाहिए। ये आपका, इन क्वेश्चनों पर बेटा आपका अधिकार है, क्योंकि ये सारी बातें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास के अंदर। 25 क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा। सच इंसिडेंट्स मस्ट बी हैंडल विद ए ग्रेट केयर, सच इंसिडेंट मस्ट बी हैंडल, एक बात बताओ बेटा, यहां पर जो सच इंसिडेंट्स है ना बेटा ये सब्जेक्ट है, और यहां पर एक वर्ब यूज करके बेटा हैंडल, मस्ट बी हैंडल। एक बात बताओ बेटा, इंसिडेंट कभी हैंडल कर सकते हैं या इंसिडेंट को हैंडल किया जाता है, हैंडल किया जाता है, इंसिडेंट हैंडल नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पर एक्टिव मीनिंग चाहिए बेटा, पैसिव मीनिंग चाहिए, पैसिव मीनिंग चाहिए। अगर पैसिव मीनिंग चाहिए तो पैसिव मीनिंग के लिए हम हैंडल यूज करेंगे, हैंडल यूज करेंगे, हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा बेटा हैंडल। बेटा इंसिडेंट हैंडल नहीं करते, इंसिडेंट को हैंडल किया जाता है, सिचुएशन थोड़ी हैंडल करते हैं, आप सिचुएशन को हैंडल करते हो, आप करते हो, सिचुएशन थोड़ी करेगी हैंडल। आप लोग ही करते हो कि हैंडल सिचुएशंस को, सिचुएशन थोड़ी कर सकती है हैंडल बेटा, तो उसी प्रकार से इंसिडेंट थोड़ी हैंडल कर सकते हैं। इंसिडेंट को हैंडल किया जाएगा तो हमें यहाँ पर एक्टिव नहीं पैसिव मीनिंग की जरूरत है, और पैसिव मीनिंग सबको पता है बेटा, मस्ट बी के बाद वर्ब की कैसी फॉर्म लिखेंगे, थर्ड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, हेड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैंडल्ड होते हैं, इस बात को ध्यान में रखना। तो 25 क्वेश्चन में अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको उन क्वेश्चन का आंसर आपको बताया जाएगा। बाकी ये सारी बातें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और इन क्वेश्चन के आपने ही आंसर बताने हैं। अब बढ़ते हैं बेटा आगे की तरफ, नेक्स्ट शीट की तरफ बढ़ते हैं बेटा। चलिए भाई, तो इस शीट को मैं एक बार अच्छे से कर देता हूँ, सेट कर देता हूँ बेटा एक बार इस शीट को, फिर देन उसके बाद इस क्वेश्चन के आंसर आपने ही बताने हैं। तो एक बार इस शीट को अच्छे से आपके लिए मैं सेट कर देता हूँ, सही है। चलिए, तो आप लोग मुझे 26 क्वेश्चन का आंसर बताओ, हम 25 क्वेश्चन कर चुके हैं बेटा, अब हम मुझे 26 क्वेश्चन का आंसर बताओ। सम वर्ड्स कैन इंटरप्ट इन डिफरेंट वेज, वही बेटा, इंसिडेंट कभी हैंडल नहीं करते बेटा, इंसिडेंट को हैंडल किया जाता है, अच्छी बात है। अब इस क्वेश्चन का आंसर था बेटा 26 का। सम वर्ड्स यहाँ पर क्या बेटा, सब्जेक्ट है, और उसके बाद लिखा बेटा कैन इंटरप्ट इन डिफरेंट वेज। एक बात बताओ बेटा, क्या कभी वर्ड इंटरप्ट करता है, इंसान इंटरप्ट करता है,
इंटरप्ट का मतलब होता है बेटा दखलंदाजी करना। वर्ड थोड़ी दखलंदाजी देते हैं, कौन दखलंदाजी देता है? इंसान। वर्ड थोड़ी दखलंदाजी देते हैं बेटा, इंसान दखलंदाजी देता है किसी काम में, है ना। तो हमें यहाँ पर जो मीनिंग चाहिए बेटा वो एक्टिव मीनिंग चाहिए, पैसिव। पैसिव अगर पैसिव मीनिंग चाहिए है तो यहाँ पर कैन इंटरप्ट आना चाहिए बेटा, कैन बी इंटरप्टेड आना चाहिए, कैन बी इंटरप्टेड, है ना। तो क्या लिखेंगे बेटा? कैन बी इंटरप्टेड लिखो बेटा इसको। तो सम वर्ड्स कैन बी इंटरप्टेड इन डिफरेंट वेज। अगर ये बात समझ में आई बेटा तो नेक्स्ट क्वेश्चन का मुझे आंसर बताओ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कौन सा बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 27। दे वर बिलीविंग दैट द अर्थ वाज फ्लैट। वेरी 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 इजी क्वेश्चन, और मुझे लगता नहीं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर ना दे पाओ। तो 27 क्वेश्चन का आंसर दो भाई। दे वर बिलीविंग दैट द अर्थ वाज फ्लैट। देखो भाई, मैंने कुछ वर्ब्स लिखवाई थी बेटा, वो याद हो गया आपको कि कुछ ऐसी वर्ब्स होते हैं बेटा जिनके आप कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं बना सकते, जिसमें से बेटा बिलीव वर्ब भी थी। सी, फील, स्मेल, टेस्ट, लुक, सीम, अपीयर, कंटेन, कंप्राइज, कंसिस्ट, है ना। और उसमें से बेटा मैंने ये भी नो है, थिंक है, बिलीव है ना। तो इन वर्ब के बेटा कभी भी क्या नहीं बनते? कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं बनते। अगर कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं बनते तो बेटा इनके परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी नहीं बनते। और यहाँ पर बेटा सेकंड फॉर्म है नहीं, तो यहाँ पर बिलीव्स नहीं, क्या लिखेंगे? बिलीव्ड। क्या लिखेंगे बेटा? बिलीव्ड, BELIEVED, बिलीव्ड लिखो बेटा। मेरी बात समझ में आई? अब 28 क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा। इस वर्ब का कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं बनेगा, हम ये बात ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देयर आर सम इश्यूज दैट दे आर नॉट एग्री। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा। अगर यहाँ पर आर है तो आर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है ना, और एग्री मेन वर्ब है। अगर बी की फॉर्म सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो तो इससे हमेशा कौन सा टेंस बनता है? कॉन्टिन्यूअस। और आप इस वर्ब का कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बना सकते, नहीं। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बच गया बेटा, इस आर को हटा को क्या लिख दो बेटा? डू। क्या लिख दो? डू। तो इस सेंटेंस को ऐसे लिखो बेटा कि देयर आर सम इश्यूज दैट दे डू नॉट एग्री ऑन। ये क्वेश्चन पीछे पढ़ चुके हैं। 29 क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। द प्रॉब्लम लेज इन डिसाइडिंग व्हेन टू स्टॉप। 29 क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा। द प्रॉब्लम लेज इन डिसाइडिंग व्हेन टू स्टॉप। द प्रॉब्लम लेज इन डिसाइडिंग व्हेन टू स्टॉप। एक बात बताओ बेटा, छोटी सी बात पूछूंगा आपसे। यहां पर वर्ब लिखिए बेटा लेज, और लेज के बाद लिख रहा है बेटा इन। इन यहां पर क्या है? प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्ट बेटा वर्ब के नहीं प्रीपोजिशन के होते हैं। तो हमें यहाँ पर वर्ब कैसी चाहिए है? इंट्रांसिटिव। इंट्रांसिटिव वर्ब चाहिए, लेकिन बेटा किस फॉर्म में चाहिए है? फर्स्ट फॉर्म में, क्योंकि बेटा लेज लिखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर द प्रॉब्लम, यहाँ पर क्या बेटा? द प्रॉब्लम यहाँ पर सब्जेक्ट है, और कैसा सब्जेक्ट है बेटा? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए लेज लिखा हुआ है ना। तो बेटा इंट्रांसिटिव फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? आप सिर्फ फर्स्ट फॉर्म होती है लाइज। क्या होती है? तो इस सेंटेंस को ऐसे लिखो बेटा कि द प्रॉब्लम लाइज इन डिसाइडिंग व्हेन टू स्टॉप। बात समझ में आएगी नहीं आई? अब 30 क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। हाँ, लाइज इसलिए है बेटा, ये तो पता होगा कि जो एक तो फर्स्ट फॉर्म होती है बेटा ले, और एक फर्स्ट फॉर्म होती है बेटा लाई। दोनों में ये डिफरेंस होता है बेटा, ये ले होती है, ये होती है ट्रांसिटिव वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, और ये होती है बेटा इंट्रांसिटिव वर्ब फर्स्ट फॉर्म में। तो हमें इंट्रांसिटिव वर्ब भी चाहिए बेटा फर्स्ट फॉर्म की, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? लाई। और प्रॉब्लम सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हमें लाई लिखना पड़ेगा, लाइज लिखना पड़ेगा, ES ऐड करना पड़ेगा, है ना। अगर आपने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लिखते हो तो बेटा हमेशा एस या फिर ES ऐड करते हैं, पता होगा, छोटी सी बात आपको टेंस में ही पड़ी होगी। 31 क्वेश्चन का आंसर बताओ एक बार। इट हैपेंड ए फ्यू ईयर्स एगो बट ब्रॉट टू आवर नोटिस जस्ट ए फ्यू वीक एगो। अच्छा 30 क्वेश्चन रह गया क्या? चल 30 बता दो पहले। द हार्ट इज सर्कुलेटेड ब्लड थ्रू आउट आवर बॉडी। ये तो इजी क्वेश्चन है। थोड़ा एक बार सेंटेंस को पढ़ो, और पढ़ने के बाद मुझे आंसर बताओ बेटा कि द हार्ट इज सर्कुलेटेड ब्लड थ्रू आउट आवर बॉडी। एक बात बताओ बेटा, हार्ट यहाँ पर सब्जेक्ट है, इतना सबको पता होगा। अगर बेटा इज के बाद सर्कुलेटेड लिखोगे तो लिखा गया सेंटेंस क्या है? एक्टिव है पैसिव है? पैसिव है।
पैसिव होने का मतलब ये है बेटा, यहाँ पर जो सर्कुलेट वर्ब लिखी है नहीं, इस सर्कुलेट वर्ब का डूअर ये हर्ट नहीं है, इसका मतलब ये है। लेकिन हमें ये पता है बेटा, क्या पता है, हमें इस बात का पता है बेटा कि सर्कुलेट जो वर्ब लिखी है नहीं, इस सर्कुलेट वर्ब का डूअर कौन है, इस सर्कुलेट वर्ब का डूअर बेटा यही है। यहाँ पे जो सर्कुलेट वर्ब लिखी है बेटा, इस सर्कुलेट वर्ब का डूअर ही हर्ट है। अगर डूअर ही हर्ट है तो हमें यहाँ पर एक्टिव मीनिंग चाहिए, पैसिव मीनिंग चाहिए, एक्टिव मीनिंग चाहिए पैसिव, और एक्टिव मीनिंग चाहिए तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, सर्कुलेट्स। क्या यूज करेंगे, सर्कुलेट्स। यहां पर बेटा अगर इस सर्कुलेटेड लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि यहां पर सर्कुलेट जो वर्ब है, इस वर्ब का डूअर कोई और है, और हमें पता है कि हमारे शरीर को हर्ट ही क्या करता है, पूरे शरीर में ब्लड को पंप करता है। तो अगर यही इस वर्ब का डूअर है तो हमें यहाँ पर कैसे मीनिंग की जरूरत है, एक्टिव या पैसिव। अगर एक्टिव मीनिंग की जरूरत है बेटा, हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, सर्कुलेट्स। क्या लिखना पड़ेगा, द हार्ट सर्कुलेट्स ब्लड थ्रू आउट अवर बॉडी। बात समझ में आई। अब 31 क्वेश्चन को आंसर बताओ। इट हैपेंड ए फ्यू इयर्स एगो बट ब्रॉट टू आवर नोटिस जस्ट ए फ्यू वीक एगो। इट हैपेंड ए फ्यू इयर्स एगो बट ब्रॉट टू आवर नोटिस जस्ट ए फ्यू वीक एगो। अब एक बात बताओ बेटा, यहां पर जो बट है ना, बट यहां पर क्या है, कंजंक्शन है। अगर कंजंक्शन है तो ये कंजंक्शन किसको जोड़ रहा है बेटा, ये कंजंक्शन जोड़ रहा है इन दोनों प्रेडिकेट को। एक ये रही प्रेडिकेट, एक ये रही प्रेडिकेट, इन दोनों प्रेडिकेट को जोड़ रहा है। ये प्रेडिकेट नंबर 2 है बेटा, और ये प्रेडिकेट नंबर 1 है। और इन दोनों प्रेडिकेट के लिए बेटा कॉमन सब्जेक्ट कौन है, आप बोलो सर इन दोनों के लिए कॉमन सब्जेक्ट ये इट है। अब जैसे यहां पर लिखा बेटा इट हैपेंड, हैपेंड होती है बेटा तुम्हारे इंट्रांसिटिव वर्ब। तो यहां पर जो इट है बेटा, ये जो हैपेंड है, ये इट इस वर्ब के लिए डूअर हो सकता है, लेकिन यहां पर जो ब्रिंग की सेकंड फॉर्म जो ब्रोट लिखी है बेटा, क्या इस वर्ब का डूअर इट हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर ये इस वर्ब का डूअर नहीं हो सकता तो हमें यहां पर एक्टिव मीनिंग की जरूरत है, पैसिव मीनिंग की जरूरत है, पैसिव मीनिंग की जरूरत है। अगर पैसिव मीनिंग की नीड है तो हमें यहां पर क्या लिखना पड़ेगा बेटा, इट वॉज। और ब्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा, ब्रिंग ब्रोट, ब्रोट। तो वहां उस वर्ब के लिए बेटा डूअर हो सकता है सब्जेक्ट, लेकिन बेटा जो सेकंड प्रेडिकेट लिखा है बेटा, इस वर्ब का डूअर ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ये इट नहीं हो सकता। अगर ये इट इसका सब्जेक्ट नहीं हो सकता, डूअर नहीं हो सकता, तो हमें वहां पर एक्टिव नहीं पैसिव मीनिंग की नीड है। अगर पैसिव मीनिंग की नीड है तो हम वहां पर बेटा बी की फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। और देखो सेंटेंस किस में है, पास्ट में है, और पास्ट का कभी पैसिव बनाओगे तो बेटा वो जो वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की कैसी फॉर्म लिखनी पड़ती है, थर्ड फॉर्म। कैसी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। 32 क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा। द थीव सरेंडर्ड एंड सेंट टू जेल फॉर ए ईयर्स। सेम कहानी है बेटा, बिल्कुल सेम कहानी है। द थीव सरेंडर्ड एंड सेंट टू जेल फॉर ए ईयर्स। एक बात बताओ बेटा, वही सेम कहानी है, एंड यहां पर कंजंक्शन है। ये कंजंक्शन किसको जोड़ रहा है बेटा, ये कंजंक्शन जोड़ रहा है सरेंडर्ड को और सेंट टू जेल, है ना। यहां पर जो सरेंडर्ड है बेटा, ये क्या है, इसको बोलेंगे प्रेडिकेट नंबर 1। क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट नंबर 1। और इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे प्रेडिकेट नंबर, ये प्रेडिकेट नंबर 2 है, प्रेडिकेट नंबर 2 है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं बेटा, यहां पर जो सरेंडर वर्ब यूज की गई है, ये सरेंडर वर्ब इस वर्ब का डूअर थी हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि बेटा सरेंडर करने वाला कौन है, चोरी है। सरेंडर कौन करेगा, चोर। लेकिन जेल में कौन भेजेगा, चोर भेजेगा, पुलिस, पुलिस भेजेगी। तो यहां पर जो सेंट वर्ब बेटा, क्या इस सेंट वर्ब का डूअर ये थीव्स हो सकता है, क्या इस सेंट वर्ब का डूअर ये थीव्स हो सकता है। सेंट करने वाला कौन होगा, ये थीव होगा या पुलिस होगी। तो अगर आपको पता चल गया बेटा इस सेंट वर्ब का डूअर ये थीव नहीं है, पुलिस है, तो हमें यहां पर एक्टिव मीनिंग चाहिए, पैसिव मीनिंग चाहिए। कैसा मीनिंग चाहिए, पैसिव। अगर पैसिव मीनिंग चाहिए तो थीव्स कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल है नहीं बेटा, थीव्स लिखा हुआ। तो हमें यहां पर क्या लिखना पड़ेगा बेटा, वर। और सेंट की बेटा थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेंट। तो इस सेंटेंस को ऐसे लिखो बेटा, द थीव्स सरेंडर्ड एंड वर सेंट टू जेल फॉर ए ईयर्स। अब क्वेश्चन नंबर 33। एक बार इस क्वेश्चन को रीड करो, रीड करने के बाद मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। एक बार इस क्वेश्चन को रीड करो और रीड करने के बाद मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कि ही हु हैज सफर्ड मोस्ट ऑफ द कॉजेज लेट हिम स्पीक।
देखो भाई, वॉइस आपने कभी ना कभी स्कूल टाइम में भी पढ़ा होगा, छोटी सी बात होती है, बाकी इसको एक बार मैं डिस्कस कर देता हूँ कि जो बेटा लेट वर्ब होते हैं, लेट वर्ब का हमेशा ही यूज किया जाता है ओनली एंड ओनली इंपैरेटिव सेंटेंस में। किस सेंटेंस में? इंपैरेटिव सेंटेंस में। अब जब आप कभी भी वॉइस को चेंज करते हो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो आपने देखा होगा कि अब वहां पर तुम लेट को हमेशा चेंज करते हो शुड बी अलाउड में। जो लेट होता है, मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं बेटा, जो लेट होता है और लेट का ही बेटा एक सब्स्टिट्यूट होता है शुड बी अलाउड। शुड बी, लेट का एक सब्स्टिट्यूट होता है बेटा शुड बी अलाउड। तो इसमें क्या ध्यान में रखना है? इसमें ये ध्यान में रखना है कि बेटा अगर सेंटेंस आपका इंपैरेटिव हो तो हम क्या यूज करते हैं? लेट। लेकिन अगर इंपैरेटिव ना हो, उसको असर्टिव में चेंज करना पड़े, तो लेट की जगह पर हम क्या यूज करते हैं बेटा? शुड बी अलाउड यूज करते हैं। अगर शुड बी अलाउड यूज करते हैं तो यहां पर जैसे सेंटेंस को देखो कि ही हु हैज सफर्ड मोस्ट फॉर द कॉजेज लेट हिम स्पीक। अब जैसे लिखा गया सेंटेंस बेटा असर्टिव होना चाहिए, इंपैरेटिव नहीं। अगर असर्टिव होना चाहिए तो यहाँ पर जो लेट हिम स्पीक लिखा है बेटा, ये गलत है। तो लेट हिम स्पीक की जगह में क्या लिखना चाहिए बेटा? यहां पर लिखना चाहिए शुड बी अलाउड टू स्पीक। हिम को हटा देंगे बेटा। हिम क्यों हटेगा बेटा? क्योंकि बेटा ये हिम किसके लिए यूज किया गया है? उस ही के लिए। किसके लिए यूज किया गया है? उस ही के लिए यूज किया गया है। फिर दोबारा से हम हिम का यूज नहीं करेंगे। तो लेट की जगह लिखो बेटा शुड बी अलाउड टू स्पीक। तो इस सेंटेंस को बेटा मैं ऐसे सही करेंगे। अब 34 क्वेश्चन का आंसर बताओ एक बार रीड करके। एक बार 34 क्वेश्चन को पढ़ो, रीड करो और एक मुझे आंसर बताओ। मच ऑफ द मीनिंग शुड बी इंप्लाइड फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। ये कल वाली क्लास में डिस्कस किया था बेटा, इंप्लाई और इन्फर वर्ब। हमें दो वर्ब डिस्कस की थी, और इंप्लाई और इन्फर वर्ब के बीच में क्या डिफरेंस होता है एक बार आप बताइए। कल क्या पढ़ा था बेटा? इंप्लाई और इन्फर वर्ब के बीच में मैंने क्या डिफरेंस बताया था आपको? एक वर्ब होते बेटा इंप्लाई और एक वर्ब होते बेटा इन्फर। ये फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज, ये सब जगह वर्ब आपको देखने को मिलती है। इंप्लाई का मतलब क्या होता है बेटा? क्या होता है? इंप्लाई का मतलब होता है बेटा किसी भी चीज को इंडिकेट करना। क्या करना? इंडिकेट करना, हिंट देना किसी को। और इन्फर का मतलब होता है बेटा उस हिंट को क्या करना? उस हिंट को क्या करना? समझना, अंडरस्टैंड करना। अगर आपको सेंटेंस में अंडरस्टैंड मीनिंग की नीड है तो क्या यूज करोगे? इंप्लाई या इन्फर? इन्फर। अगर आपको सेंटेंस में इंडिकेटिव मीनिंग की जरूरत है तो क्या यूज करोगे? इंप्लाई या इन्फर? इंप्लाई। बस एक काम कर लो बेटा, इंप्लाई इन्फर को छोड़ो, आप यहां पर जो जहां पर इंप्लाई या इन्फर वर्ब लिखी हो नहीं, तो उसकी जगह बेटा इंडिकेट या अंडरस्टैंड वर्ब लगा के देख लो, आपको पता लग जाएगा कि हमें सेंटेंस में किस मीनिंग की जरूरत है। मच ऑफ द मीनिंग शुड बी अंडरस्टैंड फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, या मच ऑफ द मीनिंग शुड बी इंडिकेट फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। क्या मीनिंग चाहिए बेटा? इंडिकेट मीनिंग चाहिए, अंडरस्टैंड मीनिंग चाहिए? अंडरस्टैंड मीनिंग चाहिए या बेटा इंडिकेट मीनिंग चाहिए? क्या मीनिंग चाहिए? अंडरस्टैंड। अगर अंडरस्टैंड मीनिंग चाहिए तो बेटा हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? इन्फर या इंप्लाइड? तो इन्फर की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? इन्फर्ड। क्या होती है बेटा? यहाँ पर इन्फर्ड यूज करो। मच ऑफ द मीनिंग शुड बी इन्फर्ड फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। 35 क्वेश्चन का आंसर था बेटा, वही सेम कहानी है। इट इज डिफिकल्ट टू इंप्लाई एनीथिंग फ्रॉम सच एविडेंस। बस वही काम करना बेटा, इंप्लाई लिखो या इन्फर लिखो बेटा, उसकी जगह अपने क्या रख के देखना है? इंडिकेट और अंडरस्टैंड। इट इज डिफिकल्ट, ये बड़ा ही डिफिकल्ट है क्या करना? टू इन्फर करना या अंडरस्टैंड करना? अंडरस्टैंड करना। अगर अंडरस्टैंड करना मुश्किल है तो यहाँ पर इंप्लाई लिखना चाहिए, इन्फर लिखना चाहिए? यहाँ पर इन्फर लिखना चाहिए। ये पेपर में क्वेश्चन आते ध्यान में रखना। 36 क्वेश्चन का आंसर बताना। द स्टेटमेंट लॉजिकली इन्फर ए सर्टेन कंक्लूजन। वही है बेटा, इन्फर और इंप्लाई नहीं रखना बेटा, जहां इन्फर हो या इंप्लाई हो वहां पर आपने रखना बेटा इंडिकेट और अंडरस्टैंड। द स्टेटमेंट लॉजिकली इंडिकेट ए सर्टेन कंक्लूजन, द स्टेटमेंट लॉजिकली, और आप लिख सकते हो बेटा अंडरस्टैंड ए सर्टेन कंक्लूजन। इंडिकेट आएगा। दूसरा पॉइंट ये बेटा, जो स्टेटमेंट होते हैं, स्टेटमेंट कभी भी किसी भी चीज को क्या नहीं कर सकती? अंडरस्टैंड नहीं कर सकती। स्टेटमेंट कभी अंडरस्टैंड कर सकती है कि इस सेंटेंस ने उस सेंटेंस को समझ लिया? क्या सेंटेंस किसी दूसरे सेंटेंस को समझ सकता है? नहीं समझ सकता भाई। अगर नहीं समझ सकता तो यहाँ पर इन्फर नहीं, यहाँ पर क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? इंप्लाई आना चाहिए। यहाँ पर इंप्लाई यूज करो। 37 क्वेश्चन का आंसर बताओ।
37 क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा। द शिप ड्राउन टू द बॉटम ऑफ द सी। द शिप ड्राउन टू द बॉटम ऑफ द सी। द शिप ड्राउन टू द बॉटम ऑफ द सी। क्या लिखना चाहिए? देखो बेटा, छोटी सी बात है, सबको पता ही हो, कोई मुश्किल बात नहीं है। एक होते बेटा ड्राउन वर्ब और एक होते सिंक वर्ब। इनके बीच में थोड़ा डिफरेंस होता है जो आपको ध्यान में रखना है। कौन सी वर्ब होती है बेटा? एक ड्राउन वर्ब होती है बेटा, एक सिंक वर्ब होती है। इसको थोड़ा ऊपर कर लें, जो रफ करना होगा हम रफ कर देंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब आते हैं यहाँ। इसको कर दे रफ बेटा। चलिए एक बार फिर बेटा आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 37 को पढ़ना है, और 37 क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मुझे बताओ कि आंसर इसमें क्या आना चाहिए। थर्टी सेवन क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा क्या आना चाहिए। द शिप ड्राउन टू द बॉटम ऑफ द सी। द शिप ड्राउन बेटा बॉटम ऑफ द सी। देखो बेटा आप कौन सी वर्ब बताई मैंने? एक तो ड्राउन वर्ब बताई मैंने, एक वो सिंक। दो वर्ब होती है। कौन सी बेटा? और एक कौन सी होती है बेटा? सिंक की सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटा? पढ़ाया था नहीं? और थर्ड फॉर्म क्या होती है? संक होती है नहीं? ड्राउन की सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटा? ड्राउंड। और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है बेटा? थर्ड फॉर्म भी ड्राउंड होती है। दोनों में ये डिफरेंस होता है बेटा, बस एक छोटा डिफरेंस है, मैं लिख देता हूं, बस छोटा डिफरेंस है, बड़ा डिफरेंस नहीं होता। सिंक जो वर्ब होती है बेटा, इसका हम यूज करते हैं नॉन लिविंग के लिए। किसके लिए? दोनों का मतलब डूबना होता है बेटा। कौन भी हम, कई बार हमारा हाथ से छूट के किसी बाथ टब में चला जाता है ना, और कई बार इंसान भी बाथ टब में डूब जाता है, आपने देखा होगा, है ना। तो सिंक हम यूज करते हैं बेटा नॉन लिविंग के लिए, ड्राउन हम यूज करते हैं लिविंग के लिए। अगर ये बात इतनी ही समझ में आ गई तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन मुश्किल होगा नहीं तुम्हारे लिए, क्वेश्चन मुश्किल होगा नहीं। द शिप ड्राउन टू द बॉटम ऑफ द सी। ड्राउन लिखना चाहिए बेटा, सिंक वर्ब यूज करनी चाहिए बेटा। शिप क्या है, लिविंग है नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग के लिए ड्राउन यूज करते हैं, सिंक यूज करते हैं। और सिंक की सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटा? सैंक। सेकंड फॉर्म में आएगी ना बेटा, थर्ड फॉर्म थोड़ी आएगी। थर्ड फॉर्म तो बिना हेल्पिंग वर्ब के आती नहीं है, सेकंड फॉर्म ही आएगी। द शिप सैंक टू द बॉटम ऑफ द सी। अगली बात समझ में आ गई बेटा। 38 क्वेश्चन का आंसर बताओ। 38 क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा। These drugs can something affect miraculous cures. Sorry, cures. These drugs can sometimes affect miraculous cures. देखो बेटा एक छोटी सी बात बताई थी, क्या यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पर जो बेटा अफेक्ट है ना बेटा, ये है मेन वर्ब। और मैंने आपको बताया था बेटा, क्या बताया था, एक बात बताई थी कल ही क्लास में बताया था कि अफेक्ट होता है और एक इफेक्ट होता है। पढ़ाया नहीं पढ़ा था कल वाली क्लास में? जो इफेक्ट होता है बेटा ये होता है नाउन। क्या होता है? इफेक्ट नाउन होता है, अगर आपको पता हो। और जो अफेक्ट होता है बेटा ये वर्ब होता है। इस अफेक्ट का मतलब होता है बेटा टू इम्पैक्ट, और इसका मतलब होता है बेटा इम्पैक्ट। क्या होता है? इसका मतलब इम्पैक्ट होता है। लेकिन इनका एक और मतलब होता है जो ध्यान में रखना आपने बेटा। जो अफेक्ट होता है ना बेटा, ये एक वर्ब भी होता है, और इसका मतलब होता है बेटा टू प्रिटेंड। क्या होता है? टू प्रिटेंड। ये मैंने पढ़ाया था, मैं लिख रहा हूं बेटा यहाँ पर प्रिटेंड। और ये जो बेटा EFFECT होता है ना बेटा, ये भी वर्ब होता है। और जब ये वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है बेटा टू कोज। क्या होता है? कोज। कुल मिला के बात ये है बेटा कि ये इफेक्ट भी वर्ब होता है। अब हमें यहाँ पर सेंटेंस में वर्ब की जरूरत है। हाँ बेटा ये वर्ब होता है, ये वर्ब होता है बेटा, अफेक्ट वर्ब होता है बेटा। एक तो इसका मतलब होता है इम्पैक्ट, और जब ये इफेक्ट वर्ब होता है एक इसका मतलब होता है प्रिटेंड। दो मतलब वर्ब होता है बेटा, इसके दो मतलब होते हैं, एक प्रिटेंड होता है, एक इम्पैक्ट होता है। लेकिन बेटा ये इफेक्ट वर्ब भी होता है, नाउन के साथ साथ ये वर्ब भी होता है, और इसका मतलब क्या होता है? कोज। और हमें यहाँ पर वर्ब चाहिए है।
अगर वर्ब चाहिए तो हमें यहाँ पर मीनिंग डिकोड करके देखना पड़ेगा कि हमें यहाँ पर इंपैक्ट मीनिंग की जरूरत है, प्रिटेंड मीनिंग की जरूरत है, कोज मीनिंग की जरूरत है। These drugs can sometimes affect miraculous cures। तो यहाँ पर प्रिटेंड मीनिंग चाहिए, प्रिटेंड तो मीनिंग नहीं चाहिए भाई। इंपैक्ट मीनिंग चाहिए है, इंपैक्ट मीनिंग चाहिए, तो हमें यहाँ पर चाहिए बेटा कोज मीनिंग। और कोज मीनिंग होता है बेटा ए वाला, नहीं कौन सा, यहाँ पर इफेक्ट यूज करो। मतलब कुछ ऐसी, मतलब दीज ड्रग्स कैन समटाइम्स, मतलब कुछ ये जो ड्रग्स होती हैं, नहीं मतलब दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन होती हैं, ये कई बार ऐसा हो जाता है कि वो मिराकुलस क्योर्स का काम करती हैं। मतलब कई बार चमत्कारी, मिराकुलस का मतलब बेटा चमत्कारी, मतलब कई बार चमत्कारी काम कर देती है अपनी लाइफ में, है ना। तो यहाँ पर कोज मीनिंग चाहिए। तो 39 क्वेश्चन का आंसर होता है बेटा क्या आना चाहिए। मॉडर्न फार्मिंग मेथड कैन हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन एनवायरमेंट। बस ये देख लो बेटा कि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, नाउन चाहिए। अब यहाँ पर क्या लिखा बेटा, छोटी सी बात है ये तो तुम भी बता सकते थे। एंड डिटरमिनर हो गया, आर्टिकल हो गया, और एडवर्स एडजेक्टिव हो गया, है ना। तो ये अफेक्ट क्या बचा, ये नाउन होना चाहिए, क्यों बेटा डिटरमिनर हो या एडजेक्टिव हो वो हमेशा किसको डिस्क्राइब करते हैं, तो ये नाउन होना चाहिए। क्या अफेक्ट नाउन होता है, नहीं, अफेक्ट तो सिर्फ क्या होता है बेटा, वर्ब होता है। अगर नाउन चाहिए तो आप क्या यूज करोगे बेटा, ए वाला नहीं बेटा, कौन सा यूज करोगे, ए वाला यूज करो। तो क्या समझ में आया, अगर आपको सेंटेंस में कभी भी नाउन की जरूरत होगी तो वहां पर हमेशा ई वाला ही आएगा। किस वाला आएगा, ए वाला। लेकिन अगर आपको सेंटेंस में वर्ब की जरूरत है तो फिर आपको वहां पर मीनिंग डिकोड करके देखना पड़ेगा, वहां पर रूल्स काम नहीं करेगा। ई डबल एफ ई सी टी भी भाई तुम्हारा वर्ब होता है ना। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हमें वहां पर सेंटेंस में कोज मीनिंग चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर कोज मीनिंग की जरूरत है तो ई वाला यूज करना, अगर कोज वाला की जरूरत नहीं है तो फिर आप आंखें बंद करके अफेक्ट यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सिर्फ नाउन की ही जरूरत है तो नाउन के लिए तो बेटा हमेशा ई वाला ही होता है। 40 क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा, 40 क्वेश्चन का आंसर बताओ। द फील्ड्स अराउंड हैव बीन सोन विद द वीट। ये मैं कल पढ़ाया था बेटा, कल वाली क्लास में डिस्कस किया था, आंसर बताओ इसका। द फील्ड्स अराउंड हैव बीन सोन विद वीट। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओ। द फील्ड्स अराउंड हैव बीन सोन विद वीट, क्या ना चाहिए, क्या ना चाहिए भाई। देखो मैंने कल एक वर्ब पढ़ाई थी, अगर आपको ध्यान में हो बेटा, कौन सी वर्ब पढ़ाई थी, एक मैंने पढ़ाई थी बेटा एस ओ डब्ल्यू, और एक पढ़ाई मैंने एस ए डब्ल्यू। बस ओ और ए का ही डिफरेंस होता है। इसका मतलब होता है बेटा बोना और इसका मतलब होता है काटना, चीरना, जो भी है ना। अब सेंटेंस को बेटा पढ़ के मुझे बताओ कि हमें क्या मीनिंग चाहिए। द फील्ड अराउंड हैव बीन शोन विद वीट, बोना या काटना, बोना मीनिंग चाहिए। अगर बोना मीनिंग चाहिए तो हमें क्या लिखना चाहिए, एस ए डब्ल्यू एन, एस या एस ओ डब्ल्यू एन, एस ओ डब्ल्यू एन। आप 41 क्वेश्चन का आंसर बताओ। इट इज ए मैनी प्रैक्टिस्ड मेथड। अब यहां पर आप बताओ बेटा, यहां पर मेथड क्या है, आप बोल सर मेथड यहां पर नाउन है, और नाउन को कौन डिस्क्राइब करेगा बेटा, एडजेक्टिव। तो हमें यहां पर किसकी जरूरत है, एडजेक्टिव की। लेकिन पी आर ए सी टी आई सी ई तो नाउन होता है, कल पढ़ाया होगा। और मैंने कल एक क्लास में मैंने पढ़ाया था कि अगर हम कभी भी किसी भी सेंटेंस में वर्ब को एज ए थर्ड फॉर्म लिखोगे तो वो एडजेक्टिव की तरीके से भी काम करता है, जिसको हम बोलते हैं बेटा पास्ट पार्टिसिपल्स। क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल्स बोलते हैं। तो हम यहाँ पर प्रैक्टिस तो लिखेंगे लेकिन एस वाला लिखेंगे, लेकिन वो प्रैक्टिस फिर वहां पर वर्ब का काम नहीं करेगा बेटा, एडजेक्टिव काम करेगा। पी आर ए सी टी आई एस ए डी, और यहाँ पर जो प्रैक्टिस होगा बेटा एडजेक्टिव काम करेगा, इसको बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल्स। 42 क्वेश्चन का आंसर बताओ। डाउट्स दैट हैड submerged in her mind were suddenly resurfaced. Doubts had submerged in the mind were suddenly resurfaced. पहली बात तो ध्यान में रखना बेटा, जो रीसरफेस वर्ब होती है ना, रीसरफेस का मतलब होता है दोबारा से किनारे पे आ जाना। जो डाउट थे नहीं वो सबमर्ज हो गए थे, है ना। मतलब सबमर्ज का मतलब हम बिल्कुल भूल ही गए थे, एंड किससे मतलब अपने माइंड से बिल्कुल चले गए थे, सबमर्ज हो गए थे, लेकिन सडनली वो वापस दिमाग में आ भी गई डाउट। कई बार हम यही भूल जाते हैं कि हमें डाउट क्या पूछना है, और थोड़े टाइम के बाद हमें पता लगा हाँ यार ये डाउट था। कई बार वो डाउट क्या हो जाते हैं, रीसरफेस हो जाते हैं। पहली बात तो ये ध्यान में रखना बेटा, जो रीसरफेस वर्ब होती है ये वर्ब होती है इंट्रांसिटिव। कैसी वर्ब होती है, इंट्रांसिटिव होती है।
दूसरा पॉइंट ये बेटा, यहां पर इस वर्ब का क्या बना रखा है, पैसिव। क्या इंट्रांसिटिव वर्ब के कभी पैसिव बनते हैं? नहीं बनते। अगर इंट्रांसिटिव वर्ब के पैसिव नहीं बनते तो वर्ब को हटाओ, बस रीसरफेस रहने दो, सिर्फ वर्ब हटा दो, बात खत्म। डाउट्स दैट हैड सबमर्ज्ड इन हर माइंड सडनली रीसरफेस्ड। इंट्रांसिटिव वर्ब के कभी पैसिव नहीं बनते, ये बात हम सारी बातें पढ़ चुके हैं। 43 क्वेश्चन का आंसर बताओ। आई हैव लेन मैनी बुक्स ऑन द टेबल एवरी नाइट फॉर ईयर्स। फटाफट बताओ, फटाफट, ये सारी बातें पढ़ चुके हैं, मुश्किल नहीं है। आई हैव लेन माई बुक्स ऑन द टेबल एवरी नाइट फॉर ईयर्स। अब यहां पर बताओ बेटा, इसके बाद जो माई बुक्स लिखा नहीं, माई बुक्स यहां पर क्या है? अगर ऑब्जेक्ट है तो वर्ब क्या होनी चाहिए, ट्रांसिटिव या इंट्रांसिटिव? कैसी वर्ब होनी चाहिए? ट्रांसिटिव होनी चाहिए। हैव यहां पर कैसी वर्ब है बेटा, हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद ये वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। ट्रांसिटिव फॉर्म में थर्ड फॉर्म क्या होती है, लेन होती है, लेड होती है। यहां पर लेड यूज करो। 44 क्वेश्चन का आंसर बताओ। द प्राइजलेस ट्रेजर्स वर कास्टेड इनटू द नाइल। ये नाइल बेटा नदी का नाम है। जो प्राइजलेस ट्रेजर्स थे नहीं, उनको कास्ट कर दिया, किस में कास्ट कर दिया, ये नदी में, इनटू द नाइल। ये नदी का नेम है बेटा, रिवर का नेम है। याद करो बेटा, कुछ ऐसी वर्ब होती है बेटा जिसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म क्या रहती है, सेम रहती है। और बाकी मैंने कास्ट वर्ब पढ़ाया था आपको, और कास्ट के मैंने मल्टीपल मीनिंग बताए थे, याद है? एक तो कास्ट का मतलब होता है बेटा मोल्ड करना, क्या करना? और एक कास्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को फेंकना, थ्रो करना। और एक कास्ट का मीनिंग क्या बताया था मैंने, एक कास्ट का मीनिंग क्या बताया था, एक कास्ट का मीनिंग बताया था किसी भी चीज को प्रोजेक्ट करना, किसी भी चीज को हाईलाइट करना। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? बस मुझे बताओ बेटा, वहां पर उस सेंटेंस में जो कास्ट वर्ब बनी, उस यहाँ पर उस सेंटेंस में उस वर्ब का मतलब मोल्ड करना है, थ्रो करना है या प्रोजेक्ट करना है? बस मुझे बता दो इस सेंटेंस को पढ़ के। यहाँ पर जो कास्ट वर्ब बेटा, यहाँ पर एडी को हटाना पड़ेगा, एडी को हटाओ, कास्ट ही लिखो। एडी हटा दोगे, मुझे, मैं आपसे सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ बेटा, यहाँ पर अब कास्ट का मीनिंग क्या हो जाएगा, मोल्ड करना, थ्रो करना या प्रोजेक्ट करना? क्या करना हो जाएगा, थ्रो करना। बहुत बढ़िया। यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा बेटा थ्रो करना। मतलब जो प्राइजलेस ट्रेजर्स थे नहीं बेटा, उसको क्या कर दिया, थ्रो कर दिया, फेंक दिया। किस में फेंक दिया, उस नदी में फेंक दिया, है ना? अब 45 क्वेश्चन का आंसर बताओ। सेवरल ऑफ द पेंटिंग हैंग्ड इन द टेबल गैलरी, इन द, सॉरी, टेट गैलरी बेटा। देखो भाई, छोटी सी बात है, शायद हम पहले पढ़ चुके होंगे, पहले हम पढ़ चुके बेटा। क्या पढ़ाया था बेटा, ये पढ़ाया था, अगर आपको याद हो क्या पढ़ाया था। एक वर्ब होती है बेटा हैंग, कौन सी वर्ब होती है, और हैंग की सेकंड फॉर्म बेटा हैंग्ड भी होती है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है बेटा, थर्ड फॉर्म भी हैंग्ड होती है। अगर मैं हैंग की बात करूँ बेटा, हैंग तो फर्स्ट फॉर्म भी होती है, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटा, हंग, क्या होती है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है बेटा, हंग। इस बात को तुम ऐसे भी याद रख सकते हो बेटा, इस बात को अगर याद रखना चाहो तो ऐसे भी याद रख सकते हो। जो हैंग हंग हंग होते हैं बेटा, इसका हम यूज करते हैं नॉन लिविंग के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, नॉन लिविंग के लिए करते हैं। इस बात को तुम ऐसे भी यूज कर सकते हो। और बेटा हैंग हैंग हैंग्ड होता है ना बेटा, इसका हम यूज करते हैं लिविंग के लिए। किसके लिए यूज करते हैं बेटा, इस बात को तुम ऐसे भी याद कर सकते हो। उसका हम यूज करते हैं बेटा लिविंग के लिए, और इसका हम यूज करते हैं बेटा नॉन लिविंग के लिए। अब यहाँ पर देखो, इस सेंटेंस को पढ़ के मुझे बताओ कि हम यहाँ पर लिविंग की बात करें, नॉन लिविंग की। एक बार सेंटेंस को पढ़ो। सेवरल ऑफ हिज पेंटिंग हैंग्ड इन द टेट गैलरी। तो बेटा पेंटिंग क्या होती है, लिविंग होती है, नॉन लिविंग होती है, नॉन लिविंग होती है। अगर नॉन लिविंग तो यहाँ पर हैंग्ड आना चाहिए, हंग आना चाहिए। यहाँ पर हंग लिखो, सेकंड फॉर्म। सेवरल ऑफ द पेंटिंग हंग इन द टेट गैलरी। बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताओ, एक बार पढ़ो और मुझे 46 क्वेश्चन का आंसर बताओ। He was the last man to be hung for murder in this country. He was the last man, वो आखिरी व्यक्ति था जिसको क्या किया गया, लटकाया गया। For the murder in this country, किसके लिए लटकाया गया, मर्डर के लिए। उसने मर्डर कर दिया भाई, उस केस में उसको लटका दिया गया उस देश में। लिविंग होगा नहीं तो यहाँ पर हंग आना चाहिए, हैंग्ड आना चाहिए। यहाँ पर हैंग्ड लिखो, बहुत बढ़िया। 47 क्वेश्चन का आंसर बताओ। 47 क्वेश्चन को रीड करो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। द किड्स हैव बीन रीजन ऑन द डाइट ऑफ हैमबर्गर्स। क्या मेरे वर्ब नहीं पढ़ी बेटा, राइज, रोज, रीजन, रेज, रेज्ड और रेज्ड। पढ़ी नहीं पढ़ी, बिल्कुल पढ़ी।
एक तो बेटा इस सेंटेंस में ये गड़बड़ी हो गई, इसके बाद ऑन लिखा है, ठीक है, और ऑन यहाँ पर क्या बेटा प्रीपोजिशन है, क्या है प्रीपोजिशन है। अगर प्रीपोजिशन है तो हमें यहाँ पर वर्ब ट्रांसिटिव चाहिए, इंट्रांसिटिव चाहिए। अगर कभी भी किसी वर्ब के बाद अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में वर्ब के बाद प्रीपोजिशन या एडवर्ब लिखा हो तो वहां पर वर्ब हमें किसकी जरूरत होती है, ट्रांसिटिव की, इंट्रांसिटिव की। ट्रांसिटिव के बाद तो बेटा ऑब्जेक्ट आते हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, इंट्रांसिटिव की। अब अगर हमें इंट्रांसिटिव वर्ब की नीड है बेटा, तो क्या इंट्रांसिटिव वर्ब का कभी पैसिव बनता है, या तो पैसिव बना रखा है। अगर पैसिव बना रखा है तो यहाँ पर बीन को क्या कर देंगे बेटा, हटा देंगे। द किड्स हैव रीजन ऑन ए डाइट ऑफ हैमबर्गर्स। बात समझ में आई कि नहीं आई, बीन को हटाओ। 48 क्वेश्चन का आंसर था बेटा। ही वॉज बोर्न इन द स्मॉल विलेज इन नॉर्थ स्पेन। क्या पढ़ा था बेटा बोर्न के बारे में कल। पहले ये देखो बेटा हमें सेंटेंस में किसकी जरूरत है, एडजेक्टिव की या वर्ब की। ही वॉज बोर्न, ही वॉज बोर्न, यहाँ पर तो बोर्न बेटा ये एडजेक्टिव की जरूरत है। और एडजेक्टिव तो बेटा दोनों बोर्न होते हैं, याद है क्या, कल की क्लास में पढ़ाया था कि एडजेक्टिव तो बेटा ये भी होता है, BORN भी होता है एडजेक्टिव, और BORNE भी होता है। दोनों में डिफरेंस होता है बेटा। BORN जो एडजेक्टिव होता है ना बेटा, इसका मतलब होता है टू कम इनटू द वर्ल्ड, कम इनटू द वर्ल्ड, पैदा होना। और इस बोर्न का मतलब होता है प्रोड्यूस करना। तो वहां पर क्या मीनिंग चाहिए, टू कम इनटू द वर्ल्ड, कि ही वाज बोर्न, क्यों ही का जन्म हुआ, कहां जन्म हुआ भाई, इन ए स्मॉल विलेज। और वो कहां पर हुआ बेटा, नॉर्थन स्पेन में। तो यहाँ पर बी आई नहीं लगेगा बेटा, BORN लिखो बेटा, क्या लिखेंगे BO। तो 48 क्वेश्चन तक बताओ बेटा किसी प्रकार का डाउट हो, को डाउट भाई, यहां तक बड़े आगे चलिए। 48 चलिए भाई। तो यहां तक किसी प्रकार की गड़बड़ी है तो आप मुझसे गड़बड़ी पूछ सकते हो, बाकी बढ़ेंगे आगे। बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर। 48 क्वेश्चन का आंसर दो बेटा, हो गया। 49 का बताओ। दे थॉट हर एज ए किड्स एंड जेनेरियस, काइंड एंड जेनेरियस। काइंड का मतलब होता है बेटा दयालु, और जेनेरियस का मतलब क्या होता है, दानी। कर्ण बेटा जेनेरियस पर्सन था, याद रखना ये वर्ड कई बार सिनोनिम में पूछ लिया जाता है। जेनेरियस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो दानी हो। तो कर्ण कैसा पर्सन था, दानी व्यक्ति था, है ना, उसने अपना कवट कुंडल सब कुछ दे दिया था दान में, हाँ वो जेनेरियस पर्सन था। दे ने थॉट किया, दे ने थॉट किया हर के बारे में, दे ने थॉट किया हर के बारे में। वट क्या थॉट किया हर के बारे में, क्या सोचा भाई हर के बारे में देने। तो दे ने सोचा हर के बारे में कि जो हर है वो क्या बेटा काइंड और जेनेरियस है, मतलब दानी है और दयालु है। तो काइंड एंड जेनेरियस क्या होगा बेटा, इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलेंगे बेटा, कहां गया, पीछे कर दे। दे थॉट हर, दे ने सोचा किसके बारे में बेटा, हर के बारे में। वट क्या सोचा, क्या सोचा भाई वर के बारे में, कि वो काइंड और जेनेरियस है। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया तो क्या इससे पहले एज का यूज होगा, नहीं होगा। अब दूसरा पॉइंट मैंने वर्ब भी लिखवाई थी बेटा, वो वर्ब भी याद कर सकते हो। जैसे एक वर्ब था बेटा थिंक, थिंक की सेकंड फॉर्म बेटा थॉट है। थिंक है, कॉल है ना, चूज है, कंसीडर है, इलेक्ट है, अपॉइंट है, नॉमिनेट है। इन वर्ब के साथ बेटा कभी भी एज का प्रयोग, इन वर्ब के साथ बेटा कभी भी एज का प्रयोग नहीं होता, इस बात को ध्यान में रखना है। नहीं लिखवाई थी क्या ये, हाँ चलिए। 50 क्वेश्चन का आंसर बताओ। यू बिजनेसेस आर फ्लोरिश्ड इन सच एन इकोनॉमिक्स क्लाइमेट। एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 50 भाई, हाफ आंसर हो जाएगी अपनी इस क्वेश्चन के बाद। वी बिजनेसेस आर फ्लोरिश्ड, फ्लोरिश का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा, व्हाट डू यू मीन ऑफ फ्लोरिश। फ्लोरिश का मतलब क्या होता है, फ्लोरिश का मतलब होता है बेटा टू डेवलप्ड। क्या होता है फ्लोरिश का मतलब, फ्लोरिश का मतलब होता है बेटा टू डेवलप,
डेवलप करना भी होता है, डेवलप होना भी होता है, दोनों मतलब होते हैं। लेकिन जो ये होती है बेटा, ये जो डेवलप वर्ब होती है, जो डेवलप वर्ब होती है बेटा, ये डेवलप वर्ब आपकी डूइंग भी होती है और हैपनिंग भी होती है। ये वर्ब बेटा डूइंग भी होती है और हैपनिंग भी होती है। लेकिन जो बेटा फ्लोरिश वर्ब होती है ना बेटा, ये सिर्फ हैपनिंग वर्ब होती है, डूइंग नहीं होती। ये सिर्फ वर्ब बेटा हैपनिंग होती है। अगर ये हैपनिंग वर्ब होती है तो क्या इस वर्ब का कभी पैसिव बनेगा? नहीं। पढ़ाया होगा, जो डूइंग वर्ब होती है बेटा उनका पैसिव बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। लेकिन जो हैपनिंग वर्ब होती है बेटा, उन वर्ब का कभी भी पैसिव नहीं बनता। अगर उन वर्ब का पैसिव नहीं बनता तो आपने तो इस वर्ब का पैसिव बना रखा है, आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख रखी है। अगर आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख रखी है बेटा, इसको हटाओ तो यहाँ पर क्या लिखो बेटा, फ्लोरिश। क्या लिखेंगे? यहाँ पर सिर्फ फ्लोरिश लिखेंगे बेटा, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्यों लिखेंगे बेटा? फ्यू बिजनेसेस लिखा हुआ सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट क्या है बेटा? सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो हमें क्या लिखना चाहिए? फ्लोरिश लिखना चाहिए। ठीक है, फ्लोरिश ठीक है। बिजनेसेस लिखा हुआ बेटा एक से ज्यादा। 51 बताना बेटा। शी हैज बोर्न द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मोस्ट ऑफ द चेंजेस। हमें यहाँ पर किस सेंटेंस में किसकी जरूरत है? वर्ब की, एडजेक्टिव की? यहाँ पर क्या बेटा, हैज हेल्पिंग वर्ब है और हमें यहाँ पर वर्ब चाहिए। तो मैंने क्या बताया बेटा, ये जो बोर्न वर्ड होता है, बोर्न, ये सिर्फ होता है एडजेक्टिव। क्या होता है? अगर आपको सेंटेंस में वर्ब की जरूरत है तो कौन सा बोर्न लिखेंगे? ए वाला, BORN, ध्यान में रखना है। 52 क्वेश्चन का आंसर बताओ। द डार्क पॉलिश्ड वुड साइंड लाइक ग्लास। एक देखो छोटी सी बात बता देता हूँ बेटा, शायद कल नहीं बता पाया लेकिन आज मैं बता देता हूँ। एक छोटी सी बात सुनो भाई। फर्स्ट फॉर्म की बात करते हैं बेटा, एक होती है शाइन, और शाइन बेटा फर्स्ट फॉर्म भी होती है, दोनों फर्स्ट फॉर्म होती है बेटा। हाँ, बाकी इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट और मैं बता देता हूँ। इसकी सेकंड फॉर्म बेटा साइंड होता है और इसकी सेकंड फॉर्म बेटा सोन होती है। साइन, सोन, सोन, और साइन, साइंड, साइंड। बस दोनों में ध्यान में रखना बेटा। इस साइन का मतलब होता है चमकाना। इसका मतलब क्या होता है बेटा? चमकाना। किसका बेटा? जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है? साइंड है। ये बात ध्यान में रखना बेटा, ये वर्ब होती है ट्रांसिटिव। जो बेटा साइन, सोन, सोन होते हैं बेटा, इसका मतलब होता है चमकना, और ये वर्ब होती है इंट्रांसिटिव। ये ट्रांसिटिव होती है और ये बेटा इंट्रांसिटिव होती है। एक बात ये ध्यान में रखनी है। अब यहां पर आते हैं, द डार्क पॉलिश वुड साइंड लाइक ग्लास। अब देखिए यहाँ पर देखो बेटा, इस साइंड के बाद लाइक लिख रखा है, और लाइक यहाँ पर क्या बेटा? प्रीपोजिशन है। अगर प्रीपोजिशन है तो इस प्रीपोजिशन के बाद हम क्या लिखा हुआ है बेटा? ग्लासेस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट तो हमेशा उस प्रीपोजिशन के होते हैं। अगर प्रीपोजिशन के होते तो ये वर्ब क्या? ट्रांसिटिव है, इंट्रांसिटिव है? और इंट्रांसिटिव वर्ब साइंड होती है, सोन होती है। सोन। तो यहाँ पर लिखो बेटा, द डार्क पॉलिश वुड सोन लाइक ग्लास। अब यहां पर देखो बेटा, इस सोन के बाद बेटा सूज लिखा है, तो सूज यहां पर क्या हो गया? अगर ऑब्जेक्ट हो गया तो हमें यहां पर किस वर्ब की जरूरत है? तो ट्रांसिटिव सोन होती है, साइंड होती है, साइंड होती है। तो ट्रांसिटिव वर्ब की जरूरत है तो बेटा इन वर्ब का यूज करना, ट्रांसिटिव वर्ब की जरूरत है बेटा इन वर्ब का यूज करना। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, तो 53 क्वेश्चन तक किसी प्रकार का डाउट हो तो पूछो। समझ में आई सारी बातें? तो 53 तक तो हमें किसी भी प्रकार का डाउट, बहुत बढ़िया। अब बेटा इस सीट को निपटाते हैं। हो गया सही? चलिए 54 क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। 54 क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे एक बार। 54 का वीडियो चल रही होगी अपनी, देखना बेटा एक बार, वीडियो चल रही है अपनी। 54 क्वेश्चन का आंसर तो बेटा, आई विश मोबाइल फोन्स हैड नेवर बीन डिस्कवर्ड। चलिए तो बेटा यहीं से कर देंगे, निकाल लो उसको ही निकाल लो। नहीं, वीडियो को निकालो, स्टॉप नहीं करना बेटा, चलने बस यहाँ सामने से दिखे। चलिए भाई, आई विश मोबाइल फोन हैड नेवर बीन डिस्कवर्ड। मोबाइल फोन डिस्कवरी थी बेटा, इन्वेंशन था। मोबाइल फोन बेटा डिस्कवरी था या इन्वेंशन था? इन्वेंशन। इन्वेंट किया गया था बेटा, सबको पता होगा जो फोन है बेटा वो इन्वेंट किया था ग्राम बेल ने। ये एक इन्वेंशन थी। क्या थी बेटा? इन्वेंशन। तो मोबाइल फोन बेटा इन्वेंशन थी, और इन्वेंशन थी तो बेटा डिस्कवर्ड मत लिखो बेटा, इन्वेंशन लिखो बेटा।
ये बेटा इन्वेंशन थी। 55 क्वेश्चन का आंसर बताना बेटा। वी नीड टू राइज पब्लिक अवेयरनेस ऑफ दिस इशू। अब देखो बेटा, इस टू राइज के बाद बेटा पब्लिक अवेयरनेस लिखा है, तो पब्लिक अवेयरनेस लिखा है तो पब्लिक अवेयरनेस यहां पर क्या हो गया बेटा, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। अगर ऑब्जेक्ट हो गया तो ये वर्ब क्या होनी चाहिए, ट्रांसटिव या इंट्रांसटिव। तो ट्रांसटिव राइज होती है, रेज होती है, यहां पर रेज का यूज करो भाई। 56 का बताओ। साइंटिस्ट अराउंड द वर्ल्ड आर वर्किंग टू इन्वेंट द क्योर ऑफ स्वाइन फ्लू। एक बात बताओ बेटा, जो फोन है बेटा ये है इन्वेंशन, लेकिन जो डिजीज होती है बेटा ये इन्वेंशन नहीं होती। जितने भी डिजीज के नेम है बेटा ये सारे सारे बेटा डिस्कवरी होते हैं। डिस्कवरी और इन्वेंशन में क्या डिफरेंस होता है बेटा, इन्वेंशन वो होती है जो पहले से नहीं है उसको क्या कर दे, क्रिएट कर दे, बना दे। और डिस्कवरी वो होती है बेटा जो अर्थ पे ऑलरेडी है और फिर उसकी क्या करे, खोज करे, वो डिस्कवरी होती है ना। तो जितने भी मेडिसिन हैं बेटा इनकी क्या की है, डिस्कवरी की है, इन्वेंशन की है, डिस्कवरी की बेटा। ये ऑलरेडी है लेकिन आपको बस इसका यूज करना बताया भी हाँ ये इसके लिए अच्छा रहेगा, ये इसके लिए रहेगा, है ना। तो बेटा जितनी भी डिजीज होती है ये सारी सारी डिस्कवरी होती है, इन्वेंशन नहीं होती। तो अगर सारी सारी बेटा देखो क्या लिख रखा है, साइंटिस्ट अराउंड द वर्ल्ड आर वर्किंग टू इन्वेंट द क्योर ऑफ स्वाइन फ्लू। क्योर ऑफ स्वाइन फ्लू, डिस्कवर्ड ऑफ स्वाइन फ्लू। तो जितनी भी मेडिसिन होती है बेटा डिस्कवरी होती है, इन्वेंशन होती है। तो डिस्कवर लिखो बेटा यहां पर। तो साइंटिस्ट अराउंड द वर्ल्ड आर वर्किंग टू डिस्कवर ए क्योर ऑफ स्वाइन फ्लू। बात समझ में आई। शैल आई ब्रिंग ए गिफ्ट ऑफ माई होस्ट फैमिली। देखो कल मैंने डिस्कस किया होगा बेटा, एक ब्रिंग मैंने बताया होगा, एक टेक बताया होगा। ब्रिंग तब यूज करना बेटा जब आपको ये मीनिंग चाहिए, ब्रिंग फ्रॉम समवेयर, ब्रिंग फॉर समवेयर। और टेक तब यूज करना जब आपको सेंटेंस में क्या चाहिए बेटा, टेक टू समवेयर, ब्रिंग फॉर समवेयर और टेक टू समवेयर। मतलब टेक टू समवेयर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को लेकर जाना। क्या करना बेटा, किसी भी चीज को लेकर जाना, टेक टू समवेयर। किसी भी चीज को लेकर आना, ब्रिंग फ्रॉम समवेयर। तो लेकर जाने के लिए क्या यूज करेंगे बेटा, टेक। लेकर आने के लिए क्या यूज करेंगे, ब्रिंग। मैं लिख देता हूं बेटा, लेकर जाने, लेकर जाने के लिए क्या यूज करेंगे बेटा, टेक। लेकर जाने के, लेकर आने के लिए, लेकर आने के लिए यूज करें बेटा ब्रिंग। अब वहां पर सेंटेंस को पढ़ो, शैल आई ब्रिंग ए गिफ्ट टू माय होस्ट। ये लेकर आए हैं, लेकर जाएंगे। सेंटेंस को पढ़ना बेटा, शैल आई ब्रिंग टू ए गिफ्ट टू माय होस्ट। जाएंगे नहीं क्योंकि ये लिखे ना माय होस्ट फैमिली। अगर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर ब्रिंग आना चाहिए या टेक आना चाहिए, बस ये देखना बेटा लेकर आएंगे या लेकर जाएंगे, मैंने लिख दिया। बात समझ में आई। अब इस क्वेश्चन का आंसर था बेटा, मिस्टर जैसन टुक ए न्यू गेम फ्रॉम द मार्केट फॉर हिज ओनली सन। टेक के सेकंड फॉर्म टेक बेटा टुक है, यहाँ पर टेक आना चाहिए या ब्रिंग आना चाहिए, लेकर आना है लेकर जाना है। मिस्टर जैसन टुक ए न्यू गेम फ्रॉम द मार्केट फॉर हिज सन, फॉर हिज ओनली सन। लेकर आना है लेकर जाना है, लेकर आना है, वो लेकर आया है। कहां से लेकर आया बेटा, मार्केट से। अगर लेकर आया है तो टुक आना चाहिए, ब्रिंग आना चाहिए। अब ब्रिंग की सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटा, BROUGST, ब्रोट। ब्रिंग की सेकंड और थर्ड फॉर्म बेटा ब्रोट होती है, ब्रिंग ब्रोट ब्रोट। 59, द टीचर डिड नॉट टेक द टेस्ट। पढ़ाया होगा, टेक कब यूज करना, गिव कब यूज करना। टेक किसके साथ यूज करें बेटा, स्टूडेंट के साथ या टीचर के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। टीचर के साथ क्या यूज करोगे, गिव। कल पढ़ा था नहीं, टीचर्स गिव द टेस्ट, स्टूडेंट्स टेक द टेस्ट। स्टूडेंट के साथ टेक और टीचर के साथ गिव। यहां पर क्या लिखा बेटा, टीचर, तो टेक आएगा, गिव आएगा, यहां पर गिव आएगा। 60 क्वेश्चन का आंसर बताओ एक बार पढ़ के। द मैन सॉ ए हॉरिबल ड्रीम द प्रीवियस नाइट। इसको समझाना पड़ेगा भाई, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 59 क्वेश्चन तक किसी प्रकार का डाउट हो और याद रखना बेटा, फोन बेटा हमेशा इन्वेंशन की जाती है और इन्वेंशन ही की गई थी ग्राम बेल द्वारा। पढ़ा होगा, ग्राम बेल ने इसको इन्वेंट किया था। लेकिन जितने भी डिजीज होते हैं बेटा उनको इन्वेंट नहीं किया जाता, उनकी डिस्कवरी की जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी किस पे है, सारी चीज़ें पृथ्वी पे है। बस ये देखना होता है कौन सी बुखार के लिए, कौन सी सिर दर्द के लिए, कौन सी स्किन के लिए, उनकी डिस्कवरी की जाती है ना।
इन्वेंट नहीं बेटा, उनको डिस्कवरी की जाती है। इन्वेंट का मतलब बनाना नहीं होता। इन्वेंट इन्वेंट का मतलब बनाना क्या बेटा? बेटा इन्वेंट का, अच्छा आप बोलोगे चांद से आपको ये नहीं पता कि डिस्कवरी और इन्वेंशन में क्या डिफरेंस होता है? क्या था धरती पे बेटा? आप ये बताओ कि इन्वेंशन और उसके बीच में डिफरेंस बता तू जल्दी से। इन्वेंशन और डिस्कवरी के बीच में क्या डिफरेंस होता है? हम्म। अब रब बताओ। अब तुम बताओ कि फोन क्या है? फोन क्या है? इन्वेंशन है, डिस्कवरी है? और डिजीज और जितनी भी आप मेडिसिन। तुम दिमाग यूज नहीं करते बेटा। बाल तो कटवा लिए लेकिन बाल के साथ साथ दिमाग चला गया आपका। आप 60 क्वेश्चन का आंसर देखो बेटा, मैं इस बात को समझाता हूँ, देखो। द मैन साई हॉरिबल ड्रीम द प्रीवियस नाइट। जब ये पेपर में क्वेश्चन आया नहीं, वहां पर बोला कि प्रीवियस नाइट की जगह हॉरिबल ड्रीम आना चाहिए। अगर आंसर पूछना चाहते बेटा, आंसर शो यहाँ पर हैड आएगा। हैव की सेकंड फॉर्म हैड आएगा। हैड क्यों आया? देखो एक छोटी सी बात है जो आपको समझनी चाहिए, मैं यहाँ समझा देता हूँ। एक छोटी सी बात है, ये है बेटा, ये बात ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखना है? एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी है भाई। और बात ये है कि जो हैव की फॉर्म होती है बेटा, हैव की किसकी फॉर्म होती है? हैव की फॉर्म बेटा सेंटेंस में हम दो तरीके से यूज करते हैं। एक तो हैव को सेंटेंस में यूज करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब, सबको पता ही होगा। जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जाता है बेटा, तो इसके बाद हमेशा वर्ब की कैसी फॉर्म आती है? अब इससे हमेशा कौन सा टेंस क्रिएट होता है? परफेक्ट। कौन सा बेटा? लेकिन बेटा जो हैव की फॉर्म होती है, नहीं हैव की फॉर्म होती है, एक इसको हम सेंटेंस में एज ए मेन वर्ब यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? मेन वर्ब भी यूज करते हैं, याद रखना है। जब इसको मेन वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, किस वर्ब के रूप में? मेन वर्ब के रूप में। तो इसको हम सेंटेंस में कितने तरीके से यूज करते हैं बेटा? इसको हम सेंटेंस में यूज करते हैं दो तरीके से। कितने तरीके से? दो तरीके से। वो दो तरीके कौन से हैं, मेरी बात को ध्यान से समझना। पहला तरीका क्या बेटा? पहला तरीका ये है, अगर बी की फॉर्म को सेंटेंस में एज ए मेन वर्ब के रूप में यूज करेगा बेटा, इसको हम सेंटेंस में दो तरीके से यूज करते हैं। एक तो बेटा हम मेन वर्ब को यूज करते हैं किस चीज के लिए? मेंटल स्टेट के लिए। किस स्टेट के लिए बेटा? मेंटल स्टेट को रेफर करने के लिए यूज करते हैं। और एक हैव की फॉर्म का यूज करते हैं बेटा पोजीशन के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? पोजीशन के लिए यूज करते हैं। एक हम यूज करते हैं बेटा मेंटल स्टेट के लिए। मेंटल स्टेट के लिए कैसे यूज करते हैं, पोजीशन के लिए कैसे यूज करते हैं, देखो बेटा इस बात को समझना। जैसे एग्जांपल लिखना बेटा, मैंने एक एग्जांपल डिस्कस किया बेटा, पहले मेंटल स्टेट का बताऊंगा, साथ में लिख दूंगा। जैसे आप मल्टीपल टाइम बोलते हो बेटा, आई हैव ए कंफ्यूजन, आई हैव ए कंफ्यूजन, आई हैव ए कंफ्यूजन, आई हैव ए डाउट। डाउट होना, कंफ्यूजन होना क्या बेटा? एक मेंटल प्रोसीजर है। कैसा प्रोसीजर है? मेंटल प्रोसीजर है। तो यहाँ पर हैव की फॉर्म किसको रेफर करने लग रही है? ये मेंटल स्टेट को रेफर करने लग रही है। लेकिन अगर आप तुम ऐसे नहीं बेटा, इस बात को ऐसे बोलो कि आई हैव ए फ्रेंड, आई हैव ए पेन, आई हैव ए बाईसाइकिल, आई हैव ए बाइक। बाइक होना, बाईसाइकिल होना, पेन होना, कॉपी होना, तो वो क्या बेटा? मेंटल स्टेट है, पोजेशन है? पोजेशन। तो यहाँ पर हैव की फॉर्म किसको रेफर करने लग रही है? और यहाँ पर हैव की फॉर्म किसको रेफर करने लग रही है? मेंटल स्टेट को। तो ध्यान में रखना बेटा, जब हैव की फॉर्म सेंटेंस में एज ए मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो ये मेंटल स्टेट और पोजीशन के लिए यूज करते हैं। जब ये हेल्पिंग वर्ब होती है तो इससे हमेशा कौन सा टेंस क्रिएट होता है बेटा? परफेक्ट टेंस क्रिएट होता है। छोटी सी बात है जो आपको पहले से ध्यान में रखनी है। अगर आपको ये बात यहाँ पर समझ में आ गई, अगर ये बात यहाँ पर समझ में आ गई, एक बात बताओ, यहाँ पर सेंटेंस में क्या लिखा बेटा? सो लिखा है। और सो मतलब क्या होता है? देखना। क्या कोई भी इंसान ड्रीम को देख सकता है? कोई इंसान ड्रीम को देख सकता है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। हम उन्हीं चीज को देख सकते हैं बेटा जिनका अपना कोई फिजिकल फॉर्म हो। आप मुझे देख सकते हो, आप इसी इलेक्ट्रिक बोर्ड पर देख सकते हो, इसी इलेक्ट्रिक बोर्ड पे लिखे गए वर्ड्स को देख सकते हो। आपके पास आप जहाँ पर बैठे हो बेटा, आप वहाँ पर जो कुछ भी है, जो जिनका अपना फिजिकल फॉर्म है, आप उनको देख सकते हो, हाँ या ना? तो हम उन्हीं चीज़ों को देख सकते हैं जिनका अपना कोई फिजिकल फॉर्म हो। ड्रीम का अपना कोई फिजिकल फॉर्म होता है? नहीं, ड्रीम का अपना कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता। फिजिकल फॉर्म का मतलब होता है बेटा जिसका अपना कोई रूप हो, कोई रंग हो, कोई साइज हो। बता दो, आप मुझे कोई कमेंट करके बता देना बेटा कि ड्रीम का क्या रूप होता है, क्या रंग होता है, क्या साइज होता है। होता ही नहीं भाई, है ना? तो हम ड्रीम को देख नहीं सकते। ड्रीम एक मेंटल प्रोसीजर होता है। कैसा प्रोसीजर होता है? मेंटल। अगर मेंटल प्रोसीजर होता है तो मेंटल प्रोसीजर के लिए हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? हैव की फॉर्म। किसकी फॉर्म? हैव की फॉर्म। अगर यहाँ पर सी की सेकंड फॉर्म लिखी है तो हम यहाँ पर हैव की कैसी फॉर्म लिखेंगे बेटा? सेकंड फॉर्म। और हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? इसलिए यहाँ पर हेड आंसर आएगा। बेटा कोई भी इंसान ड्रीम को नहीं देख सकता, पहली बात ये ध्यान में रखनी है। कोई भी इंसान ड्रीम को नहीं देख सकता, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं बेटा 61 क्वेश्चन पर।
आधा घंटा और बेटा। द रिवर हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक्स। देखो मैं आपको समझाता हूँ इस बात को, समझना, इसको भी साथ में समझ लेना। मुश्किल नहीं है, आसान ही है, इस बात को समझ लो बेटा। देखो समझना ये है बेटा, अगर मैं फर्स्ट फॉर्म की बात करूं बेटा, एक वर्ब होती है फ्लाई, एक फ्लाई होती है, और एक होती है बेटा कौन सी, एक कौन सी वर्ब होती है। क्वेश्चन कहाँ आ गया, क्वेश्चन से समझेंगे। ओके, और एक वर्ब होती कौन सी, फ्लाई वर्ब होती है। एक और वर्ब होती कौन सी, अगर मुझे ध्यान में हो, एक फ्लो होती है बेटा, फ्लो, FLOW। फ्लो का मतलब क्या होता है, बहना। फ्लाई का मतलब उड़ना। फ्लाई की बेटा अपनी सेकंड फॉर्म भी होती है, और फ्लाई की बेटा अपनी थर्ड फॉर्म भी होती है। फ्लाई की सेकंड फॉर्म याद रखना बेटा, फ्लाई की सेकंड फॉर्म होती है फ्लू, क्या होती है, और थर्ड फॉर्म होती है बेटा फ्लोन, क्या होती है, फ्लोन। अब फ्लो होती है बेटा फ्लो, फ्लो की सेकंड फॉर्म होती है बेटा फ्लोड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, फ्लोड। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस ये है कि सर इसका मतलब होता है उड़ना, क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है उड़ना, है ना, और इसका मतलब होता है बहना। बात समझ में आएगी नहीं, रिवर क्या करती है, उड़ती है, बहती है। अगर बात समझ में आएगी इस क्वेश्चन का आंसर बताओ 61 का। तो क्या गड़बड़ी बेटा, तो यहाँ पर रिवर सब्जेक्ट है, अगर ये सब्जेक्ट है तो इसके लिए तो हमें क्या लिख रखा बेटा, हैज हेल्पिंग वर्ब हो गया, और फ्लोन बेटा वर्ब है, मेन वर्ब। तो ये वर्ब किसको रेफर करने के लिए यूज करते हैं, उड़ने के लिए, बहने के लिए, उड़ने के लिए। लेकिन बहने के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, FLO, फ्लोड। बात समझ में आई, ये ध्यान में रखना। 62 क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा। दीज सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैव बीन एग्जिस्टिंग फ्रॉम टाइम मेमोरियल। यार बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये पढ़ चुके हैं चीजें। वही कॉन्सेप्ट है बेटा कि कुछ ऐसी वर्ब होती है जिन वर्ब का कभी भी कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं बनता। एग्जिस्ट है, अडोर है, लव है, ठीक है नहीं, हेट है, ये सारे डिस्कस किए, फिट है, सूट है, अंडरस्टैंड है, इन वर्ब का बेटा कभी भी कॉन्टिन्यूस टेंस है नहीं बनता। अगर कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं बनता तो फिर बेटा इनका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी नहीं बनता। तो यहाँ पर हैड के बाद बेटा वर्ब की थर्ड, हैव की फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखो, एग्जिस्टेड। These celestial objects have existed from the time memorial। 63 बेटा। I could found no mistake in passage, पढ़ाया था। Find, found, found, और found, founded, founded। Find का मतलब होता है बेटा पाना, मिलना, और found जब फर्स्ट फॉर्म होती है इसका मतलब होता है इस्टेब्लिश करना, स्थापित करना। क्या मीनिंग चाहिए, I couldn't found no mistake in this passage। अब इस सेंटेंस को सही करने दो तरीके बेटा, या तो यहाँ से कुड को हटा दो, कुड हटा दोगे तो यहाँ पर फाउंड कैसी फॉर्म हो जाएगी, सेकंड फॉर्म, और फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड होती है, होती कि नहीं होती है। इस सेंटेंस को तुम ऐसे भी सही कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर कुड कैसी वर्ब बेटा, हेल्पिंग वर्ब है। मॉडल से तो बेटा इसके बाद वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी, फर्स्ट, और फर्स्ट फॉर्म बेटा फाउंड होती है लेकिन उसका मतलब अलग होता है। उस फाउंड का मतलब होता है इस्टेब्लिश करना, लेकिन हमें यहाँ पर मीनिंग क्या चाहिए है, फाइंड वाला। तो यहाँ पर फाउंड नहीं, क्या लिखेंगे, फाइंड लिखेंगे। आई कुडंट फाइंड नो मिस्टेक इन द पैसेज। बात समझ में आई कि नहीं आई। आप क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर बताओ बेटा। देयर स्टैंड द स्टैचू दैट आई वाज टेलिंग यू अबाउट। देयर स्टैंड द स्टैचू दैट आई वाज टेलिंग यू अबाउट है बेटा। ऐसे क्वेश्चन भी हमने किए थे बेटा क्लास के अंदर। एक बात बताओ बेटा, क्या देर कभी रियल सब्जेक्ट होता है, देर कभी रियल सब्जेक्ट है, देर कभी रियल सब्जेक्ट नहीं होता बेटा, देर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, पढ़ाया क्लास के अंदर।
रियल सब्जेक्ट होता है बेटा उस वर्ब के बाद जो लिखा गया वर्ड है। यहां पर क्या लिख रखा है बेटा, स्टैच्यू, है ना, ये रियल सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट क्या है बेटा, सिंगुलर है प्लूरल है? अगर सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी क्या आएगी, अगर सिंगुलर आएगी तो यहाँ पर स्टैंड आना चाहिए, स्टैंड्स आना चाहिए। ऐसा लगेगा नहीं लगेगा? तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। 65 का बताना। हर फैमिली फाउंड द कॉलेज इन 1950। अभी सेंटेंस में बताओ कि हमें क्या मीनिंग चाहिए है, एस्टेब्लिश करना है, पाना मिलना। हर फैमिली फाउंड द कॉलेज इन 1950। पहले ये बताओ बेटा, 1950 टाइम कहाँ का, प्रेजेंट का, पास्ट का है? पास्ट का, क्यों हम इस बात को 2026 में पढ़ रहे हैं, तो 1950 हमारे लिए क्या पास्ट है? नहीं, 26 के अकॉर्डिंग 1950 तो पास्ट हो गया। अगर टाइम पास्ट है तो एक्शन भी कहाँ का होगा, पास्ट का। तो ये वर्ब की कैसी फॉर्म होनी चाहिए, सेकंड। और फाउंड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, लेकिन मतलब अलग होता है। और ये जब ये सेकंड फॉर्म होती है फाउंड, तो ये फाइंड की होती है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या मीनिंग चाहिए, इस्टेब्लिश करना या फिर पाना मिलना? स्टैब्लिश करना, कि उसकी फैमिली ने क्या किया, इस्टेब्लिश किया। क्या इस्टेब्लिश किया भाई, कॉलेज को स्थापित किया। कब स्थापित किया, 1950 में। अगर हमें सेकंड फॉर्म चाहिए है फाउंड वर्ब को लेके, तो क्या लिखोगे, फाउंड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, फाउंडेड। क्या होती है बेटा, तो यहाँ पर फाउंडेड लिखो। हर फैमिली फाउंडेड द कॉलेज इन 1950। बात समझ में आई? ये स्लाइड हो जाएगी अपनी आज, ये स्लाइड अपनी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। एक बार इन क्वेश्चनों के आंसर बताओ बेटा, ये स्लाइड अपनी कंप्लीट हो जाएगी। एक बार इन क्वेश्चनों के आंसर बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर क्या अपना, 66 क्वेश्चन बताओ बेटा। 66 क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा। वी वांटेड टू बाय द फर्नीचर बट अनदर कपल बेड द हायर अमाउंट। पढ़ाया था बेटा, अगर आपको याद हो, नहीं याद हो मैं अगर याद करवा देता हूं कि बेटा बिड वर्ब होती है, बिड, इसकी फर्स्ट फॉर्म भी बेटा बिड होती है, सेकंड फॉर्म भी क्या होती है, बिड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है बेटा, बिड। बिड की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या रहती है बेटा, बिड रहती है ना। लेकिन बेटा एक और वर्ब होती है, आपको ध्यान में रखना, बिड। बिड की सेकंड फॉर्म बिड भी होता है और थर्ड फॉर्म बेटा बिडन भी होता है, याद करो मैंने पढ़ाया था। और जब बिड की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सेम होती है तो इसका मतलब क्या होता है, बोली लगाना। क्या होता है बेटा इसका मतलब, बोली लगाना। और जब बेटा बिड की सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग अलग होती है तो इसका मतलब क्या होता है, किसी को ऑर्डर करना, किसी को कुछ कहना, ऑर्डर करना, है ना, ये मतलब होता है। सेंटेंस को पढ़ के मुझे बताओ कि बेटा हमें यहाँ पर कुछ ऑर्डर करना मीनिंग चाहिए, बोली लगाना। वी वांटेड टू बाय द फर्नीचर, हम क्या खरीदना चाहते हैं, क्या चाहते थे भाई, फर्नीचर। बट अनदर कपल बेड द हायर अमाउंट, बोली लगाना। जब बोली लगाना मीनिंग होगा तो बेटा इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म क्या रहेगी, क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, बेड आएगा। पढ़ा देनी सारी बातें क्लास में। 67 का आंसर बताओ। 67 क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। हर टीयर्स विल बी इलिसिट ग्रेट सिंपैथी फ्रॉम हर ऑडियंस। ये देखो भाई मैंने पढ़ाया नहीं है लेकिन फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। एक बार आप लोग बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, फिर मैं इसको डिस्कस करता हूँ आपके साथ। टाइम क्या होता है, बाकी छोड़ो, छोटी सी बात है। हर टीयर्स, ये क्या हो गया यहाँ पर, विल यहाँ पर क्या है, इलिसिट यहाँ पर क्या होनी चाहिए। देखो यही गड़बड़ी है बस। जो बेटा आई डबल एल आई सी टी होता है नहीं, ये जो वर्ड लिखा हुआ है सी आई टी, सी आई टी है क्या, आई डबल एल आई, ये वर्ड होता है बेटा एडजेक्टिव का। एक होता है बेटा इलिसिट, ई एल आई सी आई टी, एक ये इलिसिट होता है, ई डबल एल आई सी टी।
एक ये इलिसिट होता है भाई, ये वर्ड होता है बेटा वर्ब। एक तो ऐसे कि बेटा कि अगर आपको सेंटेंस में एडजेक्टिव की जरूरत है तो क्या यूज करोगे, एडजेक्टिव की जरूरत है तो क्या यूज करोगे बेटा, इलिसिट। कौन सा, ऊपर वाला। अगर वर्ब की जरूरत है तो क्या यूज करोगे बेटा, ये इलिसिट। अगर मीनिंग डिकोड करना चाहते हो मीनिंग भी समझ सकते हो। इस इलिसिट का मतलब क्या होता है बेटा, जो एडजेक्टिव होता है इसका मतलब बेटा इलीगल, क्या होता है, इसका मतलब इलीगल होता है, अवैध। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अवैध, याद रखना है, ठीक है। और ये जो इलिसिट होता है बेटा इसका मतलब होता है टू ड्रॉ करना। ड्रॉ करने का मतलब होता है बेटा ऐसा नहीं कि ड्राइंग करना है, ड्रॉ करने का मतलब होता है किसी इंफॉर्मेशन को खींच के निकालना, ड्रॉ करना, फोर्स करना किसी पे। पुलिस वाले करते नहीं, फोर्स करते हैं किसी इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए, तो तब इस इलिसिट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा, तब इस इलिसिट का यूज करते हैं, वो इंफॉर्मेशन को निकालते हैं। अब यहाँ पर देखना बेटा क्या मीनिंग चाहिए हमें। पहली बात तो मीनिंग छोड़ो, मीनिंग तो छोड़ो ही, हमें सिर्फ किसकी जरूरत है, वर्ब की जरूरत है। अगर वर्ब की जरूरत है तो वर्ब कौन होता है, इलिसिट ई वाला होता है आई वाला होता है, ई वाला आएगा, आया ना, ई डबल एल आई सी सी आई टी, बस ये थोड़ा ध्यान में रखना। एक आई वाला इलिसिट होता है, एक ई वाला इलिसिट होता है। आई वाला एडजेक्टिव होता है और ई वाला वर्ब होता है। मीनिंग तुम्हें पता हो ना पता कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधी सी बात है। एडजेक्टिव की जरूरत हो तो आई वाला लिखना, वर्ब की जरूरत हो तो ई वाला लिखना, सीधी सी बात है। 68 क्वेश्चन का आंसर, वी नीड टू गो बैक एज आई हैव फॉरगॉटन माई वॉलेट एट यूर होम। वेरी 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 अच्छा क्वेश्चन है। सोच के बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए। वी नीड टू गो बैक, आई हैव फॉरगॉटन माई वॉलेट एट योर होम। देखो भाई, व्हेन वी आर टॉकिंग टू प्लेस नोट ए, अगर हम नोटे क्या बोल सकते हैं, जैसे अगर हम कभी भी किसी भी सेंटेंस में प्लेस के बारे में बात करेंगे नहीं तो उस केस में बेटा फॉरगेट का मत यूज करना, ना फॉरगेट करना रिमेंबर का। लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग टू, आप बोल सकते हो अगर हम बात करें किसके बारे में, मेंटल प्रोसीजर के बारे में, ठीक है नहीं, वी आर टॉकिंग टू मेंटल स्टेट व्हेन वी यूज फॉरगेट एंड रिमेंबर। और व्हेन वी आर टॉकिंग टू स्टेट या प्लेस, अगर सॉरी स्टेट नहीं प्लेस, अगर प्लेस की बात करेंगे तो उस केस में आपने यूज करना बेटा कौन सा, स्टोल वर्ब। स्टोल वर्ब, स्टोल का मतलब भी क्या होता है, चुराना होता है, क्या होता है, चुराना। फॉरगेट का मतलब भूल जाना, स्टोलन का मतलब चुराना, फॉरगेट का मतलब भूल जाना। दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर हम प्लेस की बात करेंगे तो स्टोल वर्ब का यूज करेंगे, अगर हम मेंटल स्टेट की बात करेंगे तो फॉरगेट वर्ब का यूज करेंगे। तो इस सेंटेंस में किसकी बात चल रही है, प्लेस की, प्लेस की बात चलने लग रही है, स्टेट की बात चलने लग रही है, प्लेस की। क्या लिखा है पर यहाँ पर, अगर प्लेस की बात चल रही है तो यहाँ पर फॉरगॉटन आना चाहिए बेटा, या फिर हमें उस वर्ब का यूज करना चाहिए, कौन सी का, हाँ बता, फॉरगेट का यूज करें या फिर स्टोल। स्टोल की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, स्टोलन। स्टोल में और फॉरगेट में डिफरेंस होता है। कई बार हम गड़बड़ी में जहां फॉरगेट लिखना होता है वहां पर स्टोल वर्ब यूज कर देते हैं, कहाँ पर स्टोल यूज करना वहां पर फॉरगेट यूज कर देते हैं। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, फॉरगेट वर्ब तब यूज करने जब आपको स्टेट को रेफर करना हो, मेंटल स्टेट को, आया ना। अगर आपने मेंटल स्टेट को नहीं किसी प्लेस को रेफर करना है तो हाँ वहां पर हम कौन सी वर्ब यूज करें बेटा, स्टोल। इसका मतलब चुराना होता है स्टोल का मतलब, और फॉरगेट का मतलब भूलना होता है। तो ये भूलना है बेटा, ये देखो यहाँ पर एट यूर होम बेटा ये प्लेस है तो स्टोल नहीं यूज करो। 69 बताना बेटा, द बोट ट्रेवल्ड स्मूथली अक्रॉस द लेक। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई क्या आना चाहिए, एक बार इस क्वेश्चन का आंसर सोच के बताओ। देखो बेटा कुछ मोड होते हैं, आपने कभी ना कभी पढ़े होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं एयर बेस के मोड की, जैसे एयर बेस के मोड की अगर बात करें तो उस केस में हमेशा ही यूज़ करते हैं बेटा वर्ब, क्या बोल सकते हो आप बोल सकते हो जैसे फ्लाई वर्ब का यूज़ कर देते हैं। और रोड के लिए हम बेटा यूज़ करते हैं क्या नाम है, अ, एक एयरवेज होता है, एक रोडवेज होता है, मतलब इनके लिए हम अलग अलग वर्ब का यूज़ करते हैं। रोडवेज के लिए अलग यूज़ होता है और वाटरवेज के लिए बेटा अलग वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है ना बेटा। वाटरवेज के लिए हम यूज़ करते हैं बेटा, आप बोल सकते हो कौन सी वर्ब होती है वो, ध्यान में आ जाए। एयरवेज के लिए फ्लाई वर्ब यूज़ करेंगे,
है ना। अगर रोडवेज की बात करेंगे तो बेटा हम वहाँ पर कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे, क्या नाम तो है उसका, ध्यान में आने दो। हाँ, रोडवेज एयरवेज के लिए हम यूज़ करेंगे फ्लाई, और वाटरवेज के लिए हम यूज़ करेंगे, क्या नाम है उसका, क्या नाम था उसका, सेल वर्ब। कौन सी वर्ब, सेल वर्ब यूज़ करेंगे। और अगर हम बात करेंगे किसकी, रोडवेज की, किसकी भाई, रोडवेज की बात करेंगे। रोडवेज समझ रहे हो, जैसे जाने के तरीके होते हैं बेटा, कोई फ्लाई से जा रहा है, कोई पानी से जा रहा है, कोई जैसे बाय ट्रेन, रोडवेज में बाय ट्रेन, ट्रेन भी हो सकता है और बस भी हो सकता है, ट्रेन भी हो सकता है और बस भी हो सकता है। अब जैसे ये पर्सन किससे जा रहा है, बोट से, बोट से जा रहे हैं, तो यहाँ पर कैसा मोड है, एयर मोड है, रोड मोड है, मतलब रोडवेज का मोड है, या एयरवेज का मोड है, या फिर क्या नाम है, तीसरा कौन सा बताया था बेटा मैंने, वाटर, वाटर बेस का मोड है। कौन सा मोड है बेटा ये, वाटर वाला नहीं, तो यहाँ पर ट्रैवल्ड वर्ब यूज होगी, नहीं, यहाँ पर सेल यूज करना, द सेल्ड स्मूथली अक्रॉस द लेक। तो अलग अलग बेस के लिए बेटा अलग अलग मोड यूज करते हैं। अगला बताना बेटा, आसान है, मुश्किल नहीं है। क्या लिख दूं मैं, क्या एक बार इनको बोलोगे तो मैं लिख दूंगा मोड को। हम्म, अगर तुम इन मोड को बोलोगे तो मैं एक बार मोड को लिख दूंगा, अगर बोलोगे तो लिख दूं क्या, एक बार लिख दूंगा, शायद याद ना रहे। अब जैसे मेरे माइंड में से कई बार एक आध दो स्किप होगी चीज़ें, आपसे ना हो। देखो भाई सुन लो, अगर हम बात करें बेटा एयर बेस मोड की, किसकी बात करेंगे, एयर बेस मोड, तो एयर बेस मोड के लिए क्या यूज करोगे, फ्लाई, क्या यूज करोगे, फ्लाई यूज करोगे। इसके लिए यूज करना बेटा फ्लाई। जैसे एग्जांपल क्या लिखोगे, बर्ड्स मोड है बेटा, मोडी, ठीक है। ई और लगाओ, क्या लगाएंगे, ई और लगाएंगे। जैसे बर्ड्स के लिए क्या यूज करोगे, बर्ड्स, दे आर बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तो बर्ड्स के साथ कौन सी वर्ब यूज करिए बेटा, फ्लाई। ये बर्ड्स कौन से मोड में होते हैं बेटा, एयरबेस मोड में होते हैं। लेकिन अगर वो एयरबेस मोड ना हो, अगर वो मोड कैसा हो बेटा, कौन सा मोड हो बेटा, वाटर बेस मोड हो, तो उस केस में क्या यूज करेंगे बेटा, जैसे सिप वाला यूज कर लेते एग्जांपल बेटा, सिप, सिप सेल्स, सिप सेल, उसके बाद क्या लिखो बेटा, इन द, बात समझ में आई। लेकिन अगर मैं कौन से मोड की बात करूं बेटा, अगर मैं मोड की बात करूं आपके साथ, थर्ड मोड, कौन सा मोड है, कौन सा रह गया, रोडवेज मोड, कौन सा बेटा, या रोड बेस मोड, रोड रोड बेस मोड की बात करूं बेटा, उसके लिए क्या यूज करोगे, जैसे कुछ भी लिख लो बेटा, ट्रेन लिख सकते हैं नहीं, जैसे लिखा बेटा ट्रेन रन, कौन सी वर्ब आएगी बेटा, रन वर्ब का यूज करेंगे, ट्रेन रन्स ऑन द रोड लिख लो। रोड का मतलब वही है, आप, रोड का मतलब वही ट्रेन वाली पटरी वाली बात चल रही है, रोड वाली बात चल रही है। तो उस केस में बेटा ट्रेन के साथ क्या आएगा, रन्स, शिप के साथ क्या आएगा, सेल, और बर्ड के साथ क्या आएगा, फ्लाई, है ना। अब वही कहानी बेटा इस क्वेश्चन में हुई है, इस क्वेश्चन में ये कहानी हुई है बेटा, यहाँ पर बोट लिखा है, बोट के लिए कौन सा मोड होता है, मोड होता है, कौन सा मोड होता है, वाटर मोड होता है, वाटर मोड के लिए कौन सी यूज करोगे, सेल। लेकिन ट्रैवल के लिए क्या यूज करोगे, ट्रैवल के लिए क्या यूज करेंगे, पैसेंजर्स, पैसेंजर्स, अगर यहाँ पर पैसेंजर्स लिखा होता नहीं, पैसेंजर्स ट्रैवल स्मूथली क्रॉस द लेक, सेंटेंस सही हो जाता। अगर यहाँ पर बोट की जगह क्या लिखा होता, पैसेंजर्स, तो इसके लिए बेटा हम यूज करते हैं बेटा ट्रैवल। ट्रैवल आपने ट्रैवल वाला जो मोड है ना बेटा, पैसेंजर के लिए यूज करना।
पैसेंजर्स ट्रेवल्ड ऑन फ्रॉम रोड टू रोड, फ्रॉम रोड टू रोड। पैसेंजर्स के लिए बेटा आपने क्या यूज करना है, पैसेंजर्स के लिए आपने ट्रेवल्ड यूज करना है। इस क्वेश्चन का आंसर था बेटा 70 का। ये रोड, ये ध्यान में रखना बेटा, जो मैंने मोड बताए हैं ये कई बार पेपर में आ जाते हैं। एयर बेस मोड, फ्लाई, सेल, रन्स, अरोज, ये ध्यान, वो पैसेंजर के लिए यूज करना बेटा। कौन सा? नहीं बेटा, ये ट्रेवल्ड पैसेंजर के लिए यूज किया जाता है। 70 बताना। समवन हैज रोब्ड ऑल हिज मनी फ्रॉम द सेल्फ। यहां पर रोब्ड सही हो जाता बेटा, अगले सेंटेंस ऐसे नहीं, अगले सेंटेंस ऐसे लिखा होता नहीं, अगले सेंटेंस ऐसे लिखा होता तो ये सेंटेंस सही हो जाता, अगले सेंटेंस ऐसे लिखा होता। someone has robbed him for all his money। अगले सेंटेंस इतना लिखा होता ना बेटा, ये सेंटेंस सही हो जाता। रोब का मतलब होता है लूटना, और कुल मिला के बात ये है कि बेटा ये वर्ब कैसी होती है, ये वर्ब होती है ट्रांसिटिव। कैसी वर्ब होती है? ट्रांसिटिव वर्ब होती है। और इसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लिखेंगे, लेकिन वो ऑब्जेक्ट हमेशा कौन होता है बेटा? वो ऑब्जेक्ट हमेशा ही होता है पर्सन। कौन होता है? अगर इस रोब के बाद कभी पर्सन लिखा हो तो सेंटेंस सही है कि समवन हैज रोब्ड हिम फॉर, किसके लिए? उसको लूटा, पैसों के लिए लूटा। बात समझ में आई कि नहीं? तो सबसे पहले ध्यान में रखना है कि अगर रोब के बाद अगर पर्सन लिखा हो तो सही है, लेकिन इस सेंटेंस में क्या गड़बड़ी होगी? इस सेंटेंस में ये गड़बड़ी होगी बेटा। क्या गड़बड़ी होगी? इस सेंटेंस में सिर्फ इतनी गड़बड़ी होगी कि समवन हैज रोब तो लिखा है, लेकिन इसके बाद पर्सन नहीं है बेटा। इसके बाद क्या है? ऑल हिज मनी है, और ऑल हिज मनी तो पर्सन नहीं है। तो यहां पर क्या रोब वर्ब यूज होगी? नहीं। कौन सी वर्ब यूज करोगे? कौन सी वर्ब यूज करोगे बोलता ना? बताओ कौन सी वर्ब यूज करोगे इसके लिए? नहीं नहीं नहीं, इसका बताओ पहले, ये बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बस। इसके लिए कौन सी वर्ब यूज करोगे? वो थोड़ा गलत नहीं हो गया वहां पर? लेफ्ट थोड़ा गलत हो गया हमसे, लग रहा मुझे। यहाँ पर बस स्टोलन मत लिखना, यहाँ पर लेफ्ट लिखना। यहाँ पर स्टोलन आएगा, दिमाग वहीं चल रहा है। यहाँ पर स्टोलन यूज करना, यहाँ पर स्टोलन यूज करना, वहां पर लेफ्ट आएगा। इसका थोड़ा ध्यान में रखना, ये उल्टा पुल्टा हो गया। 71 का बताना भाई। यहाँ पर अगर आएगा ना बेटा, यहाँ पर रोड वर्ब यूज मत करना। जैसे अगर ये सेंटेंस ऐसे लिखा हो, नहीं जैसे ये लिखा था, स्टोलन ही आएगा। यहाँ पर कहाँ गया यार क्वेश्चन? क्वेश्चन नहीं, ये दिमाग बिल्कुल चकरा गया। अगर ये सेंटेंस ऐसे नहीं बेटा, ऐसे लिखा होता, अगर ये सेंटेंस ऐसे लिखा होता, मैं एक बार वो डिफरेंस समझा देता हूँ, 1 मिनट लगेगा बेटा। समवन हैज स्टोलन फॉर ऑल हिज मनी। ये सही है बेटा। अगर हिम लिखा होगा तो फिर क्या सही है? अगर ये लिखा बेटा स्टोलन लिखना, वो थोड़ा ध्यान में रखना मामला, वो थोड़ा ध्यान में रहा। वहां पर वी नीड टू बैक, आई हैव फॉरगेटन माई वॉलेट एट योर होम। लेफ्ट यूज करते हैं बेटा प्लेस के लिए। प्लेस के लिए क्या यूज करते हैं? लेफ्ट यूज करते हैं। और स्टेट के लिए फॉरगेट। स्टोलन नहीं बेटा, लेफ्ट यूज करते हैं। ठीक है? लेफ्ट मतलब भूल आया। कहाँ भूल आया बेटा? वो घर। तो वही है, स्टोलन मतलब लिखना है पर लेफ्ट यूज करना। ये थोड़ा ध्यान नहीं रहा, आप इस वीडियो को एक बार देख लेना आगे जाके। अब यहाँ पर स्टोलन आएगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर था बेटा 72 का। कुछ ज्यादा नहीं हो गया आज मामला। 72 का बताओ बेटा। 1 नहीं हुआ क्या? आई वुड एडमायर एनी कमेंट्स। एडमायर का मतलब क्या होता है? एडमायर का मतलब बताओ क्या होता है? क्या होता है बेटा बताओ? क्या होता है एडमायर का मतलब? जल्दी बताओ बेटा। इसमें भी दे रखेगा, वापस लेने दो। एडमायर का मतलब एडमायर का मतलब होता है बेटा किसी को अप्रिशिएट करना। अप्रिशिएट करना, अप्रिशिएट समझ गए? अप्रिशिएट करना किसी को, प्रशंसा करना किसी की।
अप्रिशिएट करना, एडमायर करना, प्रशंसा करना बेटा। एक बात याद रखना, सेम कहानी है बेटा, जो कहानी बेटा इसकी है नहीं, इस सेंटेंस की है, कहाँ की, ये स्टूडेंट वाली कहानी, सेम कहानी ये है। अगर एडमायर के बाद कभी पर्सन लिखा हो, क्या लिखा हो, तो सेंटेंस सही हो जाएगा। आई वुड, जैसे क्वेश्चन डिस्कस कर ही लेता हूं मैं, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं, इसके लिए क्वेश्चन बना ही देते हैं, इसके लिए क्वेश्चन बना ही देते हैं भाई। जैसे दे एडमायर्ड हिम ऑफ हिज अचीवमेंट। अगर ये सेंटेंस ये लिखो ना बेटा सही है। अगर एडमायर के बाद अगर कोई पर्सन लिखा हो, क्या लिखा हो, तो सही है, ठीक। अगर पर्सन ना लिखा हो, क्या ना लिखा हो बेटा, पर्सन ना लिखा हो, तो वहां पर बेटा एडमायर वर्ब मत यूज करना। पर्सन ना लिखा हो तो बेटा वहां पर एडमायर वर्ब मत यूज करना। जैसे यहाँ पर लिखा है एनी कमेंट्स, तो एनी कमेंट पर्सन तो है नहीं, अगर पर्सन नहीं तो उस केस में क्या यूज करोगे बेटे, एप्रिशिएट, एप्रिशिएट वर्ब यूज करना, एप्रिशिएट वर्ब यूज करना। एडमायर तब यूज करना बेटा जब लिखा गया वर्ड उसके बाद क्या हो, पर्सन हो, पर्सन ना हो, कोई कुछ और हो तो एप्रिशिएट। वही बात है बेटा, सेम कहानी। ये बेटा 70 और 71 क्वेश्चन की कहानी सेम है। जैसे यहाँ पर बेटा अभी डिस्कस किया था नहीं, रोब वर्ब के बाद अगर पर्सन लिखा होगा तो सही है, और एडमायर के बाद पर्सन लिखा होगा तो सही है। लेकिन पर्सन ना हो कुछ और हो तो वहां पर रोब की जगह क्या लिखोगे, स्टोलन, एडमायर की जगह क्या लिखोगे, एप्रिशिएट। बस ये ध्यान में रखना है, ये तो आसानी है। मोस्ट पीपल आर प्रेफरिंग, प्रेफर वर्ब का कॉन्टिन्यूअस टेंस बनता है, नहीं बनता है, पढ़ा दे बेटा ये, इसको प्रेफर लिखो, प्रेफर क्या लिखेंगे, ये 73 बताना भाई। द साउंड ऑफ द ट्रक रिसीडेड बैक, रिसीडेड का मतलब ही क्या होता है, बैक होता है, क्या फिर रिसीडेड के बाद साथ वापस बैक लिखने की जरूरत है, नहीं। 74 का बताना भाई। आफ्टर द अर्थक्वेक्स द पीपल सेट अबाउट रिबिल्डिंग देयर हाउस अगेन। रिबिल्डिंग का मतलब ही क्या होता है, किसी भी चीज को दोबारा से बनाना होता है, तो अगर रिबिल्डिंग का मतलब दोबारा से बनाना होता है तो क्या इसके साथ अगेन लिख सकते हो क्या, रिबिल्डिंग के साथ अगेन नहीं आएगा, रिसीडेड के साथ बैक नहीं आएगा। 75 का बताओ। आई शैल ट्राई टू नो द एड्रेस ऑफ हिज पेरेंट्स। देखो भाई, ट्राई करना है एक एक्शन वर्ब होती है, और नो एक्शन वर्ब नहीं बेटा, एक मेंटल स्टेट की वर्ब है। तो यहाँ पर नो मत लिखो, नो की जगह लिखो बेटा फाइंड। क्या लिखेंगे, नो इसलिए नहीं आएगा बेटा, ट्राई करना एक एक्शन वर्ब होती है, अगर एक्शन वर्ब होती है तो नो एक स्टेटिव वर्ब होती है, तो स्टेटिव वर्ब होती है पर नो नहीं आएगा, पर फाइंड आएगा। 76 का बताओ। ऑल द मेंबर्स फाइनली फेल इनटू द ड्रंक स्लिप। मैंने पढ़ाया होगा बेटा कि ड्रंक का यूज तब करते हैं बेटा इसके बाद जब लिखा गया पर्सन हो, क्या हो, पर्सन हो। लेकिन स्लिप पर्सन तो है नहीं, थिंक है। अगर थिंक है तो ड्रंक नहीं, क्या लिखेंगे, ड्रंकन। क्या लिखेंगे बेटा, ड्रंकन लिखेंगे, मैंने पहले पढ़ाया था। ड्रंकन हम यूज करते हैं बेटा पर्सन के लिए भी और थिंक के लिए भी, पर्सन के लिए भी और थिंक के लिए भी, लेकिन ड्रंक हमेशा पर्सन के लिए यूज किया जाता है, थिंक के लिए नहीं। ये बात ध्यान में रखनी है, मेरी बात समझ में आई। 77 आई हैव नेवर रिमेंबर टू हैव मेट दिस मैन एनीवेयर। एक बात बताऊं, नेवर जो होता है ना बेटा, ये परमानेंटली, मतलब नेवर का मतलब होता है एट एनी पॉइंट, मतलब इसका हम यूज करते हैं उस पॉइंट के लिए जो जनरल हो। जनरल का मतलब होता है जो, नेवर का हम यूज करते हैं एट एनी टाइम के पॉइंट के लिए जो जनरल होता है। जनरल का मतलब जैसे क्वेश्चन में डिस्कस कर ही देता हूं भाई, क्वेश्चन समझ में आएगा, वैसे समझ में आएगा नहीं आपको। जैसे एक सेंटेंस लिखता हूं, सेंटेंस से समझ में आएगा। ये सेंटेंस है, आई हैव नेवर मेट दिस पर्सन, ठीक है। और एक क्वेश्चन लिखा मैंने बेटा, आई हैव नेवर मेट दिस पर्सन yesterday। yesterday जगह में इसको ऐसे लिख दो, आई नेवर मेट दिस पर्सन yesterday। देखो भाई मेरी बात को ध्यान से सुनो, नेवर का मतलब होता है एट एनी पॉइंट के लिए यूज करते हैं, और इसका हम यूज करते हैं बेटा जनरल के लिए। जैसे मान लो कि टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन है भाई, यहां से लेके यहां का जो टाइमलाइन है बेटा, इसकी पूरी लाइफ की बात चल रही है आई की।
ये मान लेते पूरी बात बना लेते बेटा, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। अगर कोई पर्सन बोलेगा आई हैव नेवर मेट दिस पर्सन, आई हैव नेवर मेट दिस पर्सन का मतलब ये हो गया, इसको मान लो बेटा ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है और आगे वाला फ्यूचर है, उसकी जरूरत नहीं है, बस प्रेजेंट और पास्ट की बात चल रही है। अगर कोई पर्सन ये बोलेगा बेटा आई हैव नेवर मेट दिस पर्सन, कि मैं इस पर्सन से आज तक नहीं मिला, आज तक नहीं मिलने का मतलब ये हो गया कि बेटा यहाँ पर जो बात चल रही है नहीं, ये सारी बात चल रही है। आज तक का मतलब होता है मैं कभी मिला ही नहीं, हम यहाँ पर जनरल बात कर रहे हैं। अगर जनरल बात कर रहे थे सेंटेंस सही हो गया। लेकिन कोई पर्सन ये बोलेगा आई नेवर मेट दिस पर्सन यस्टरडे, हम यहाँ पर बेटा यस्टरडे की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बेटा शॉर्ट ड्यूरेशन की, मतलब हम इसको कल नहीं मिले, इसको हम कल नहीं मिले, हम शॉर्ट ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर नेवर नहीं, हमें क्या लिखना पड़ेगा बेटा, क्या लिखना पड़ेगा, नोट, क्या लिखना पड़ेगा, आई नोट मेट। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बेटा नोट यूज करते हैं और जर्नल के लिए हम यूज करते हैं नेवर। क्या यूज करते हैं, नेवर। इस बात को ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन में जो गड़बड़ी नहीं बेटा, यहाँ पर नेवर नहीं आएगा, जैसे नेवर नहीं आएगा, ये शॉर्ट पॉइंट के लिए यूज करते हैं, यहाँ पर नेवर नहीं, क्या यूज करना चाहिए, क्या यूज करो बेटा, नोट। आई नॉट रिमेंबर टू हैव मेट दिस पर्सन एनीवेयर, इसके लिए यूज करते हैं। बस ये तो करेंगे बेटा कंप्लीट, उसके बाद देखेंगे, ये तो करेंगे कंप्लीट। ये मतलब ये स्लाइड क्वेश्चन नंबर नहीं होंगे बेटा, इन क्वेश्चन का आंसर बताओ। 3 क्वेश्चन हो गए बेटा, 3 क्वेश्चन बाकी है, 3 क्वेश्चन बाकी है बेटा, 3 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन बाकी है, 3 क्वेश्चन बाकी है। क्वेश्चन नंबर, यस्टरडे जैसन लेड ऑन द सोफा वाचिंग टेलीविजन 4 आवर्स। लेड के बाद ऑन लिख रखा, ऑन प्रीपोजिशन है, तो हमें कैसे वर्ब से, ट्रांसिटिव है, इंट्रांसिटिव। और इंट्रांसिटिव और सेकंड फॉर्म में क्या होती है बेटा, क्या होती है, ले। 79 का बताना बेटा, द मशीन्स हैव लेड आइडियल सिंस देन। अब यहां पर देखो बेटा, यहां पर जो आइडियल है बेटा ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, तो यहां पर लेड मतलब लिखो बेटा, यहां पर लिखो ले, क्या लिखेंगे, ले, ले या लेन, लेन बेटा, लेन लिखो। हैव की ये हैव है बेटा, ये हैव हेल्पिंग वर्ब है, और इसके बाद लेन लिखो, लेन। 80 का बताना, द ट्रीज वर फॉलन एंड फ्लोटेड डाउन स्ट्रीम। अब देखो बेटा, द ट्रीज वर फॉलन एंड फ्लोटेड डाउन स्ट्रीम। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहां पर बेटा वर फॉलन लिखा है, तो ये सेंटेंस एक्टिव है पैसिव है, और पैसिव किन वर्ब का बनता है, ट्रांसिटिव है, इंट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव बनता है, अगर ट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव बनता है, यहाँ पर फॉलन लिखना चाहिए, फेल्ड लिखना चाहिए। ये सारी बातें पढ़ चुके हैं भाई। यहाँ पर लिखा बेटा ट्री वाज फाउल्ड एंड फ्लोटेड डाउन स्ट्रीम, तो इस सेंटेंस को ऐसे सही करो। तो आज के लिए इतना भाई, ठीक है नहीं, बड़ी मुश्किल से आज का क्लास को मैंने कंप्लीट किया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल, और मेरी तरफ से सभी स्टूडेंट्स को गुड नाइट और गुड बाय, और सभी बच्चों को राम राम कर दो भाई इसको।